हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस धमाकेदार सेशन के अंदर में, जिसमें हम लोग प्रश्नों का महायुद्ध करने वाले हैं। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि हम लोग यहाँ टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे, जिसके अंदर में आप लोगों को 1000 क्वेश्चंस के बराबर जो है जानकारी मिलेगी। पूरा सेशन अच्छे से देखिए। इस सेशन को देखने के बाद में आप लोगों को टेस्ट मिलने वाली है, उस टेस्ट को दीजिए टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में, ताकि आप लोग रिवाइज कर सके। अच्छा, टेस्ट जो है हमने इस तरीके से डिजाइन की है कि ये जो सेशन पूरा आप लोग देखोगे, उसमें जो बीच बीच में मैंने इंफॉर्मेशन दी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, उस पर आधारित, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस मैंने करवाया है उसको ट्विस्ट करके, ताकि आप लोगों का अटेंशन भी चेक हो सके और साथ ही साथ नॉलेज भी। तो चलिए, कितने लोग यहां पर मैं रेडी है आज के इस महायुद्ध में भाग लेकर वॉरियर बनने के लिए? ठीक है, सभी लोग तैयार है? जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे। जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, उन्होंने ही इस सेशन को एनर्जी दी है। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। एक बार हाथ ऊपर कर देंगे जितने भी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है बिहार दिवस के इस अवसर के ऊपर में। चलिए जल्दी से हम लोग हमारे इस धमाकेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की स्थापना जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने बताना है कि कौन से साल के अंदर में हुई थी। तो देखिए, BRO की स्थापना अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी तैयारी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, बॉर्डर के ऊपर में जो रोड है, उनका कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमारे बॉर्डर्स के ऊपर में रोड अच्छे नहीं होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारी जब भी दुश्मन देश के साथ में लड़ाई होती है, तो उस समय में हमारी स्ट्रेटेजी या हमारी स्थिति कमजोर पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ में BRO जो है एक और काम भी करता है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं उनका डेवलपमेंट करना। तो सड़क, ठीक है, सीमा सड़क संगठन BRO, ठीक है, इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है। 7 मई को BRO दिवस के रूप में मनाया जाता है। न्यू दिल्ली के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूं। और साथ ही साथ बता दूं अभी कि थोड़े दिन पहले उत्तरांचल के, उत्तराखंड के अंदर में, ठीक है, हिमस्खलन हो गया था। ठीक है, एवलांश हो गया था। हिमस्खलन का मतलब होता है बर्फ जो है वो, बर्फ का टुकड़ा टूट के गिर गया था सड़क के ऊपर में। ठीक है, तो वो पूरा रोड क्लीनिंग का काम जो है वो भी BRO ने ही किया था। तो इस तरीके से लोगों की जान बचाना, रेस्क्यू करना पहाड़ी इलाकों के अंदर में, बॉर्डर वाले इलाकों के अंदर में BRO करता है। तो 7 मई 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, जल्दी से हम लोग। देखिए, 15 मार्च को 2024 को लीक वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, जल्दी से बताएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, बता दीजिए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोगों का। आई थिंक एक क्वेश्चन हमारा बीच में रह गया था, चलिए कोई बात नहीं, उसको हम लोग अभी कर लेंगे। पहले इस क्वेश्चन को बता दीजिए आप लोग। देखिए, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी बेस्ड बताता हूं यहाँ पर मैं। देखिए आप लोग, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, भारतीय वन जो सेवा है उसकी स्थापना हुई थी आप लोगों की 1864 के अंदर में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन गया, 1864 के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? भारतीय वन अधिनियम 1865 के अंदर में आया था। और इसके बाद में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी से देखिए आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर में, और बताइए कि कब हुई थी और कहाँ हुई थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो 3 क्वेश्चन यहां पर मैं आपके बनेंगे। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की स्थापना कब हुई थी? 1864 के अंदर में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? भारतीय वन अधिनियम 1865 के अंदर में। ठीक है, और इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून के अंदर में 1906 के अंदर में हुई थी। आज हम उसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। इंपीरियल शब्द को हमने हटा दिया है आजादी के बाद में। ठीक है, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज याद रखिएगा आप लोग। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 के अंदर में आपका देहरादून के अंदर में स्थापित किया गया था। तो आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जल्दी बता देंगे। 3 मिनट के अंदर में 1800 क्रॉस कर दिए। 1800 बच्चों का लाइक्स भी यहाँ पर में हो जाना चाहिए, ताकि इसी तरीके से एनर्जी के साथ में आपको पढ़ा सकूं मैं। हर एक बच्चा एक जगह पे शेयर कर देगा। ये आज आप लोगों की जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में गुरु दक्षिणा है इस सेशन के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, द बुक नेम्ड व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। हर बच्चा कमेंट के अंदर में लिख देगा व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक किसने लिखी है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, राम मनोहर लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण ने। किसने लिखी है? व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास के पहिए। बताइए जल्दी जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स, जो व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नाम की जो पुस्तक है, ये देखिए टीआरई 2 का क्वेश्चन आप लोगों का। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लोकमान्य तिलक की जो पुस्तकें हैं फ्रेंड्स, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। गीता रहस्य और आर्टिक होम टू वेदास नाम की पुस्तकें। ठीक है, गीता रहस्य किसने लिखी? गीता रहस्य, लिखते जाओ आप लोग, गीता रहस्य। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने लिखी है गीता रहस्य। और साथ में साथ आर्कटिक होम टू वेदास, आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक होम टू
वेदास, ठीक है, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। जयप्रकाश नारायण ने लिखी है प्रिजन डायरी, ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। कौन सी पुस्तक? प्रिजन डायरी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिजन, ठीक है, प्रिजन, प्रिजन डायरी, ये नामक ये पुस्तक किसने लिखी है? प्रिजन डायरी, अपने जेल में रहने का अनुभव, तो जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जयप्रकाश नारायण बिहार के, ठीक है, एक सपूत। आप लोग बताइए भारत रत्न इनको कौन से साल के अंदर में मिला था? कितने बच्चे बता सकते हैं जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कितने कौन से साल में मिला था? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितना ज्यादा बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे, जितने बच्चे, ठीक है, जितना ज्यादा शेयर, क्योंकि शेयर का स्टैटिस्टिक्स भी हमारे पास में आएगा, ठीक है, तो जितना ज्यादा आप लोग शेयर करते रहोगे उतना ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में, एनर्जी के साथ में मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था ये आपको बताना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए, रेल पथ के संकीर्ण गेज की चौड़ाई कितनी होती है? आप लोगों को ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जो रेल पटरी होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ छोटी पटरियां होती है, दोनों के बीच में कम दूरी होती है, दो पटरियों के बीच में यहाँ पर में जो है कहीं पे ज्यादा दूरी होती है, कहीं पे और ज्यादा होती है। तो संकीर्ण नैरो गेज जिसको बोला जाता है, उनमें दो इसके बीच में कितनी दूरी होती है, ठीक है, दो लाइंस के बीच में, यह आप लोगों को बताना था। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा आप सभी के सभी। ओके, मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को एक चीज यहां पर में जो है फ्रेंड्स हमेशा पता होनी चाहिए, ठीक है, आपका एक चीज कि भाई कितना, ठीक है, इंच का मतलब होता है 1 फीट, ठीक है, तो आप लोग समझिए 12 इंच का मतलब होता है 1 फीट। ये आप लोगों को ऐसे भी पता होना चाहिए। 12 इंच आपको पता है कि 2.5 सेंटीमीटर के बराबर का जो है आप लोगों का 1 इंच होता है, ठीक है, 2.56 के करीब सेंटीमीटर में, ठीक है, और आप लोगों का 12 इंच, ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोगों के मिलेंगे 12 इंच तो वो बन जाएगा, ठीक है, 12 इंच मिलके बन जाएगा 1 फीट, ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ओके, अब इसके बाद में जो है फ्रेंड्स आधा फीट क्या हो जाएगा फिर, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आधा फीट कितना है ये, ठीक है, आधा फीट कितना होगा, तो आपका अगर 12 फीट जो है 1 फीट, 12 इंच 1 फीट होता है, तो आधा फीट कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है 6 इंच, है ना। ये आपको समझ में आ गया क्या? बस ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी थी। ओके, तो आप लोगों को बता दूं कि जो संकीर्ण गेज या नैरो गेज होता है आप लोगों का 2.5 फीट का होता है, ठीक है, 2.5 फुट का, 2.5 फुट का, ठीक है, अगर प्लूरल में लिखना है तो फुट लिखते हैं और सिंगल में लिखना है तो फीट लिखते हैं इसको, तो 2.5 फुट का होता है, 2.5 फुट का। तो अब आप बात बताओ कि सही आंसर क्या होगा यहाँ पर में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर इसकी, तो आप लोगों का 2 फुट 6 इंच जो है फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर में हो जाएगा, 2 फुट 6 इंच, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2 फुट 6 इंच, ठीक है, जिसका मतलब हो जाता है आप लोगों का 2.5 फीट। ओके, ये 2 फुट हो गया और ये आप लोगों का हो गया आधा फुट, ठीक है, तो आंसर हो गया 2 फुट 6 इंच। अगर फुट में पूछे तो 2.5 फुट होगा, और अगर मान लो फुट और इंच दोनों में पूछ लिया जाए तो इस तरीके से होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे या मिलीमीटर के अंदर में कन्वर्ट करोगे तो दोनों बता देता हूं, ठीक है, इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 762 mm आता है, 762 mm, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.762, ठीक है, मीटर, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको याद करवाता रहूंगा। अगर जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना ज्यादा, अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन वापस से करवा दूं एक बार फिर से, ठीक है, थोड़ी देर के बाद में, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। मीटर गेज में 1 मीटर की दूरी होती है दो पटरियों के बीच में, ठीक है, मीटर गेज के अंदर में। स्टैंडर्ड गेज में कितना होता है? तो स्टैंडर्ड गेज के अंदर में एमएम में याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड, 1435 mm, ठीक है, 1435 mm, ठीक है। और ब्रॉड गेज, आजकल भारत के अंदर में ब्रॉड गेज लाइन बिछाई जा रही है, अब इसको प्रेफर किया जा रहा है ब्रॉड गेज, ठीक है, तो 1676 mm। ये दो मेरे को आप लोग याद करके दो बस, एक और ये दो, मेरे को बस ये दो चीज लिख के दे दो, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ये दो में से, स्टैंडर्ड गेज, ब्रॉड गेज, और तीसरा वाला जो मैंने नैरो गेज आपको करवाया है, ठीक है, और इसमें भी एमएम वाला क्वेश्चन पूछेगा, मैं आप लोगों को गारंटी से बता रहा हूं आगे में, ठीक है। और क्योंकि ये क्यों बता सकता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने ट्रेंड्स देखे हुए हैं, मैंने आप लोगों के बिहार के 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में प्रोवाइड करवाए हैं। जितने बच्चों ने नहीं जुड़े वो आप लोग जुड़ जाइए, आपके काम की चीज है, ऐसा ना हो कि कहीं आप लोग जो है छोटी सी चीज से पीछे रह जाए। आप लोगों के मैंने DSSB के, KVS के अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। टीचिंग परीक्षा के पास में खुद 4 लाख क्वेश्चंस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक है हमारे पास में, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज कितनी होती है, ब्रॉड गेज, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं, 1884 लाइक्स हो चुके हैं,
ठीक है, हर बच्चा जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देगा। देखते हैं कितने स्पीड में हम लोग 2500 लाइक्स पार कर सकते हैं। 9 मिनट के अंदर में हम लोगों ने 1894 कर दिया है। अभी कितने मिनट के अंदर अंदर में हम लोग 2500 पार कर सकते हैं। देखिए, ब्रॉड गेज लाइन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, द साइज ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे कितना होता है। ब्रॉड गेज की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर में। ओके, तो जब ब्रॉड गेज की बात आएंगी आप लोगों की, तो अभी मैंने आप लोगों को जो है स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज दोनों बताया है। स्टैंडर्ड गेज कितना होता है 1435 और ब्रॉड गेज होता है 1676। ठीक है, 1676। तो यहां पर मैं आपसे ब्रॉड गेज पूछा था तो 1676 आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 1676। 1435 क्या है, तो 1435 जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है स्टैंडर्ड गेज है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड गेज। ये दोनों के दोनों याद रख लीजिए आप लोग, बहुत ज्यादा काम आने वाला है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसे आपको सारी सारी चीजें याद करवा दूं। ठीक है, चलिए। अच्छा, टेस्ट जरूर देना है। टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन, हर एक बच्चा टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए, ठीक है, जो है आज सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑफर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, फ्लैट 66% ऑफ। ठीक है, आज ये मौका है, चूकना नहीं है आप लोगों ने टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़कर। ठीक है, आप अपनी सफलता की तरफ में आगे बढ़ सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग जो है चित्रित की थी? भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी, ये बताएंगे आप सभी के सभी। ठीक है, टेस्ट कहां मिलता है? टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वहां पर मैं आप लोगों को मिल जाएगा। टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन हर एक बच्चे के मोबाइल के अंदर में होना ही चाहिए। ठीक है सर, आज मैंने आपका क्लास परचेस कर लिया है, बहुत ही जोश और एनर्जी से पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंजू कुमारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। और आप जैसे आज आपने परचेस किया, आपने देखा कि एनर्जी से वहां पर में पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही हम आगे में भी पढ़ते रहेंगे। तो भारत माता की पेंटिंग जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने बनाई थी। ये एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ आप लोगों का, और एनसीईआरटी बेस्ड है ये। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है भारत माता की पेंटिंग, ये वो पेंटिंग थी जिन्होंने जो उन्होंने बनाया था। ठीक है, बंगाल का जब बंटवारा हुआ तो उसको उसके समय में उन्होंने ये चित्र बनाया था। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए, बिहार दिवस जो है फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन टीआरई में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, बीपीएससी टीआरई 3.0 19/7/2024 को। बताओ, ऑन मार्च 22, 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, 22 मार्च को मुगल प्रेसिडेंसी से अलग होने में, 22 मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, मुगल प्रेसिडेंसी नाम की तो ऐसी कोई चीज थी नहीं। मुगल प्रेसिडेंसी, मुगल प्रेसिडेंसी ऐसा तो कुछ था नहीं। आपका बंगाल प्रेसिडेंसी थी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी नाम की भी कोई चीज थी नहीं। ठीक है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता था आप लोगों का। 22 मार्च को जो है फ्रेंड्स क्या हुआ था, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत, बिहार और उड़ीसा पहले एक ही प्रांत हुआ करते थे, उनके अलग होने की घोषणा हुई थी। तो घोषणा हुई थी, इसी वजह से फ्रेंड्स इसके उपलक्ष्य में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए ताकि बच्चों को दिख भी जाए। ठीक है, टीआरई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, टीआरई 3.0 के अंदर में। ओके, चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, हमारे 22 मार्च 1912 को जो है बिहार एंड उड़ीसा प्रांत जो है वो अलग हुआ था आप लोगों को, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, अच्छा, किसको जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार, आधुनिक बिहार का वास्तुकार माना जाता है? यहां पर मैं आंसर दिया हुआ है, ढूंढकर बताओ जल्दी से कमेंट करके कि किसको माना जाता है आधुनिक बिहार का वास्तुकार। जल्दी से, फास्ट, आधुनिक बिहार का वास्तुकार किसको माना जाता है? आप लोग आंसर करेंगे यहां से ढूंढकर। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बिहार दिवस स्पेशल जो है अब तक का सबसे बड़ा और महा ऑफर आप लोगों के लिए है। फ्लैट 66% ऑफ आपका जितने भी प्रीमियम बैचेस है टीचिंग परीक्षा के हर एक के ऊपर में, आपकी सफलता एक कदम दूर है आप लोगों से। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो 10,000 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर में भी जरूर जुड़िएगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को बहुत जल्द में एक सरप्राइज देने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए नो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, मतलब जम्मू कश्मीर आपको पता है कि अलग हो, अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो चुके हैं, उनको यूनियन टेरिटरी भी बना दिया गया है दोनों को। तो आप लोगों को बताना है कि अब जो है बिहार कौन से नंबर का राज्य है, ये बताएंगे आप लोग। देखिए, अगर यहां पर मैं आप लोगों से बोला गया कि कौन से नंबर का स्थान है इसका, ठीक है, तो स्टेट के बारे में पूछा है ना, स्टेट्स, कौन स्टेट, इंडियन स्टेट्स में कितनावा नंबर है, राज्य के अंदर में इसका कितनावा नंबर है, तो 12वें नंबर का है। लेकिन स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी की बात करें, स्टेट प्लस यूटी की, तो ये आ जाएगा आपका 13th नंबर पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर बड़ा है अभी भी बिहार से। ठीक है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, तो स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी बोले तो 13वें नंबर का। लेकिन अगर
लद्दाख यूनियन टेरिटरी बड़ा है इससे अभी, ठीक है, बिहार से। तो स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी बोले आप लोगों से, ठीक है, तो 13वें नंबर का, अदरवाइज जो है वो 12वें नंबर का हो जाएगा। ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, राज्य पूछे तो 12वें नंबर का, और ओवरऑल राज्य या यूनियन टेरिटरी में कितने नंबर का है तो 13वें नंबर का। दोनों क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिया है। कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था, ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। बिहार शिक्षक बनने का एकमात्र स्थान टीचिंग परीक्षा। चलिए अंशुमान दीक्षित जी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। चलिए बताते जाएंगे जल्दी जल्दी से आप लोग, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज जो है पहली बार किसने फहराया था, तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, मैडम भीकाजी कामा। देखिए इसको एक चीज याद रखिएगा आप लोग, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन इनको कहा जाता है, ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी, भारतीय, ठीक है, भारतीय क्रांति, क्रांति की जननी, जननी, ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन इनको कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। इन्होंने विदेश में झंडा फहराया था, बट विदेश में कहां पर में, तो स्टुटगार्ट नाम की जगह, वहां पर 1907 के अंदर में जो है फ्रेंड्स, स्टुटगार्ट, स्टुटगार्ट नाम की जगह है जर्मनी के अंदर में, ठीक है, जर्मनी के अंदर में, वहां पर में उन्होंने जो है ये झंडा फहराया था। एक सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके अंदर में यहाँ पर में वो गई थी, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांति की जननी किसको कहते हैं, मैडम भीकाजी कामा को कहते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैडम भीकाजी कामा, स्टुटगार्ट नाम की जगह है, ठीक है, जर्मनी के अंदर में 1907 के अंदर में उन्होंने झंडा फहराया था, ठीक है। इंदुलाल याग्निक वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये झंडा जो है जर्मनी से तस्करी करके भारत वापस लेकर आ गए थे। आज भी ये झंडा पुणे के, ठीक है, केसरी और मराठा लाइब्रेरी के अंदर में रखा हुआ है, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द विंड सिस्टम। देखिए आपको पता है कि हवाएं जो है वो अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका के अंदर में, चलो जी, ठीक है, अफ्रीका के उत्तरी भाग की बात हो रही है, सहारा रेगिस्तान के अंदर में, ठीक है, भूमध्य सागर के तरफ, मतलब भूमध्य सागर के तरफ में बहती है ये हवा, ठीक है, चलने वाली पवन प्रणाली को क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए अफ्रीका का उत्तरी भाग, ठीक है, और वो हवा भूमध्य सागर के तरफ जाती है। चलो फिर आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा ये मैप, और ये मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है आपको, और मैं न्यू बैच के अंदर में फिर से लेने वाला हूँ पूरी चीज आप लोगों के लिए। तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी के सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, सिरोक्को नाम की जो ये जगह है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में सिरोक्को जो है, ठीक है, ये क्या कर रही है, भूमध्य सागर के तरफ में जा रही है। यहाँ पर में है भूमध्य सागर उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है, सिरोक्को की तरफ में जा रही है, सिरोक्को, सिरोक्को जो है भूमध्य सागर की तरफ में जा रही है। आपके कहा से, ठीक है, कहां से जा रही है, उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाके से, सहारा रेगिस्तान के इलाके से, ओके। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो सिरोक्को इज द करेक्ट आंसर। हरमट्टन की बात करूं तो ये भी है हरमट्टन यहाँ पर में, लेकिन हरमट्टन किधर साइड में जा रहा है, ये जो अटलांटिक ओशन है उधर साइड में जा रहा है, अटलांटिक ओशन की तरफ में हरमट्टन, ठीक है। तो ये याद रखना है। और फोहेन जो है आप लोगों की बात करूं तो फोहेन जो है यहाँ पर में अच्छा फोहेन नहीं दिया, चिनूक दिया, फोहेन फिर भी आप लोगों को नहीं याद रखना है फ्रेंड्स की फोहेन जो है ये भूमध्य सागर से फ्रांस के तरफ में जाता है, फ्रांस और इटली की तरफ में, ठीक है। चिनूक जो है वो उत्तरी अमेरिका की हवा है। ये सारी हवाएं जो है फ्रेंड्स मैंने पढ़ाई हुई है और ऑलरेडी पढ़ा के मैं आपको कराने भी वाला हूँ इसको, ठीक है, फिर से। अच्छा, आजादी से पहले प्रभावी रूप से भारतीय वयस्क आबादी के कितने प्रतिशत लोग जो है वो चुनाव में भाग ले सकते थे, ठीक है। उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप सदस्यों के चुनाव में भी पार्टिसिपेट किया, इनडायरेक्टली, ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट चुनाव हुआ नहीं था संविधान सभा का, तो संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में इन्होंने भाग लिया था। आज जो है फ्रेंड्स आप लोगों की परीक्षा की घड़ी है। अगर आप लोगों ने आज ये सेशन पूरा अच्छे से देख लिया, ठीक है, और आज की जो टेस्ट है वो दे दिया आप लोगों ने, तो आप लोग जो है वो आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। आज आप जो है बेहतर बन रहे हो, आज आप जो है आप अपने आप का बेहतर वर्जन बन रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को भी, ठीक है। जितने भी लोग अपने अंदर में ये हिम्मत जुटा पा रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों को भाग ले सकते, संविधान सभा के चुनाव के अंदर में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था। तो इसका बेसिक सा लॉजिक ये बनता है कि कितने परसेंट लोग थे जिनको भारत में वोट देने का अधिकार था आजादी के पहले, ठीक है। तो 10 से 15% लोग ऐसे हुआ करते थे जिनको वोट देते थे, क्योंकि चुनाव छोटे लेवल के ऊपर में होते थे उस समय में भी, विधानसभा के चुनाव या जो है स्थानीय निकाय के चुनाव उसमें, बट हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल 10% 10 से 15% लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार था। एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है, इसी वजह से क्वेश्चन आया हुआ है,
ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 के जरिए जो चुनाव प्रणाली बनाई गई थी भारत के अंदर में आजादी के पहले, तब भी पढ़े लिखे जो लोग होते थे या जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स देते थे, केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। तो 10 से 15% लोग वोट दे सकते थे। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस पुस्तक है। पाकिस्तान है या फिर भारत का बंटवारा है ये? ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी है, जल्दी बताइए। ये पाकिस्तान है या भारत का बंटवारा? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली पुस्तक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है। ठीक है, BR अंबेडकर, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। BR अंबेडकर जी की पुस्तक है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये देख सकते हो आप इस तरीके से। उन्होंने बताया था कि भाई ये एक्चुअल में पाकिस्तान बना रहे हैं या भारत का केवल बंटवारा कर रहे हैं, उसके ऊपर में उन्होंने अपने पूरे विचार दिए और आखिर में जाकर वही सारी चीजें सच भी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में, ठीक है, संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार कब अपनाया गया था? एक बार आप सभी लोगों से जो है एक संघर्ष आप लोगों से भी यहाँ पर मैं अपील करना चाहूंगा। ठीक है, आप सभी के सभी जितने लोग देख रहे हैं एटलीस्ट एक एक जगह पे शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पे लगा दीजिए। ठीक है, अपने ग्रुप में, अपने कॉलेजेस के ग्रुप के अंदर में, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप के अंदर में, आपके जितने भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, हर जगह पे एक एक बार ठीक है शेयर कर देंगे। चाहे वो लिंक एक एक बच्चा जो है एक एक ग्रुप में 10-10 बार जो है वो शेयर हो चुका हो, हर एक बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर में। अगर आपको लग रहा है कि यार पूरी एनर्जी मैंने दे दी है यहाँ पर में, तो आप लोगों का काम अब आपके हवाले है ये। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो बंगाल के पार्टीशन के समय में, कि भाई अब जो है हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे और जो विदेशी चीजें उसका बहिष्कार करेंगे। तो बंगाल का विभाजन जो है फ्रेंड्स 1905 के अंदर में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। कौन से तारीख को हुआ था बंगाल का विभाजन? तो 16 अक्टूबर 1905 को ये जो है वो प्रभावी हुआ था। इस दिन को हमने जो है शोक दिवस के रूप में भी मनाया था। शोक दिवस, शोक दिवस के रूप में, द डे ऑफ मॉर्निंग। ठीक है, द डे ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग वाला सुबह वाला मॉर्निंग नहीं, मॉर्न मतलब शोक। ठीक है, तो शोक दिवस के रूप में भी इसको मनाया था। ओके, तो बाइकॉट और स्वदेशी चीज का इस्तेमाल जो है पहले 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का बंटवारा उसके बाद में स्टार्ट हुआ। ठीक है, उस दिन रक्षाबंधन मनाने का भी निर्णय लिया गया था कि हम हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की कलाई के ऊपर में राखी बांधेंगे, और ये सुझाव दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स की वंदे मातरम ये एक जो है पॉपुलर हो गया था। वंदे मातरम, हर कोई एक दूसरे को वंदे मातरम बोलकर ग्रीट करता था। ठीक है, नमस्कार और सलाम ये वगैरह ना बोलते हुए वंदे मातरम जो है एक इंपॉर्टेंट स्लोगन बन गया था इसी समय के अंदर में। ठीक है, बाइकॉट, स्वदेशी आंदोलन और बंगाल के बंटवारे के विरोध में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भाई बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में भी। और इसमें 2695 लाइक्स हो चुके हैं, 3855 बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा कि जल्दी से हम इस आंकड़े को 5000 पार करें, और ये आप लोगों की जिम्मेदारी के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, मैं आप हर एक बच्चे की जिम्मेदारी के ऊपर में। ठीक है, बिहार में नमक आंदोलन कब जो है प्रारंभ हुआ था? तो बिहार के अंदर में जो है फ्रेंड्स नमक आंदोलन की शुरुआत जो है वो अप्रैल 1930 के अंदर में हुई थी। भाई नमक आंदोलन भारत के अंदर में चला कब था? आप लोगों को पता है कि गुजरात के अंदर में गांधी जी जो थे उन्होंने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक जो है यात्रा निकाली थी। ठीक है, वो उन्होंने निकाली थी। ठीक है, 12 मार्च से लेकर ठीक है 5 अप्रैल तक। ओके, ये उन्होंने यात्रा निकाली थी। तो ये यात्रा उन्होंने अप्रैल के महीने में नमक कानून को तोड़ा था, तो फिर पूरे भारत के अंदर में अप्रैल के अंदर में नमक जो आंदोलन है ठीक है वो फैल गया। और इसके बाद में बिहार के अंदर में भी जो है फ्रेंड्स 15 अप्रैल 16 अप्रैल को जो है ये नमक आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, नमक आंदोलन या फिर जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1930 के अंदर में। 62% लोगों ने आंसर दिया है, जबकि मुझे लगता है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 1930 से ही क्लियर हो गया था। 1932 1900 ठीक है यहाँ पर में आंसर हो नहीं सकता था। मार्च के महीने में तो गांधी जी ने केवल यात्रा शुरू की थी। ठीक है, तो अप्रैल 1930 को ये स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है सबसे पहले 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण के अंदर में शुरू हुआ था। ये पढ़ाया है मैंने पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को ये पूरा का पूरा। ठीक है, और पटना के अंदर में 16 अप्रैल 1930 को ये स्टार्ट हुआ था। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। वायरल शॉर्ट्स वीडियोस बोल रहे हैं टीचिंग परीक्षा से तैयारी कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, क्या बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया, उन्होंने भी एक स्लोगन दिया, टीचिंग परीक्षा से तैयारी कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला।
ठीक है, क्योंकि कंटेंट इतना प्रीमियम है, टीम ने मेहनत इतनी ज्यादा की है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कौन से ईयर में की थी ये कमेंट करके आप लोग बताइए मुझे जल्दी से। तो आर्य समाज की स्थापना जो है आप लोगों को 1875 के अंदर में हुई थी, और कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे के अंदर में हुई थी, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। बॉम्बे के अंदर में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे के अंदर में हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, समरीन आर्या बोल रहे हैं कि बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग प्रिपरेशन। थैंक यू समरीन। देखिए, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, बहुत ही फेमस सा नारा था, यहाँ पर मैं दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही 4,000 हमारे जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में कॉन्करेंट लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे और 3,000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न कब मिला था, वो भी मैं आप लोगों को जो है अभी बता दूंगा। ठीक है, हम लोग उसको भी करते जाएंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो चीज की कदर रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कि बैक टू द वेदास जो है नारा इन्होंने ही दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नाउ आत्मीय सभा, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने स्टार्ट किया था आत्मीय सभा? ठीक है, तुम्हारे चचा राजा राममोहन रॉय ने कलकत्ता के अंदर में इसकी स्थापना की थी, आर्य सभा। ठीक है, और उन्होंने जो है ब्राह्मो समाज की भी स्थापना की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ब्राह्मो समाज 1828 के अंदर में कलकत्ता में ब्राह्मो समाज, ब्राह्मो समाज। बाद में ये ब्राह्मो समाज जो है वो टूट गया, अलग, वो अलग बात है। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को बस ये चीज बता दो, तत्वबोधिनी सभा जो है राजा राममोहन रॉय के, अगर राजा राममोहन रॉय को मैं नरेंद्र मोदी मानूं तो ये उनके अमित शाह थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। मतलब आप समझ गए ना कितना, मतलब एकदम लॉयल पर्सन उनका। ठीक है, जिनके ऊपर में भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो राजा राममोहन रॉय के एकदम खासम खास देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 के अंदर में। ठीक है, वो बात अलग है कि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, इनके बीच में झगड़ा हो गया था बाद में। ठीक है, केशव चंद्र सेन को आप योगी जी मान लो, ठीक है, टाइप के। ठीक है, कि भाई अब मोदी जी नहीं रहे तो फिर देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में बागदौड़ आ गई अमित शाह के हाथ में। ठीक है, केशव चंद्र सेन योगी जी, फिर इनके बीच में झगड़ा हो गया तो केशव चंद्र सेन ने क्या किया, अपना अलग ब्राह्मो समाज बना लिया, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 में। तो ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना कब, भाई बुलडोजर कब आ रहा है यार। ठीक है, कहां पर कहां तक पहुंचा है। ठीक है, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया जो 1866 के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कलकत्ता के अंदर में ब्राह्मो समाज से अलग होकर इसकी स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, वैसे डरते नहीं है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में मिल जाएगी, टेस्ट के नीचे में आप लोगों को। तो ये आप सभी के सभी टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन सभी बच्चा डाउनलोड कर लेगा आज। ठीक है, ओके। और आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में भी हम लोगों ने इसको इसको ये प्रोवाइड भी कर दिया, और इसके ऊपर में क्वेश्चंस बना के भी आपको दे दिए हैं इमेज वाले सेक्शन में। आपको बता दूं फ्रेंड्स, 12,000 से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं इमेज वाले सेक्शन के अंदर में। कितनी बड़ी बात है, 12,000 से ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों ने एक टारगेट कंप्लीट कर दिया है। मैंने बोला था कि 3,000 प्लस लाइक्स और 4,000 प्लस लाइक वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? तो भारत रत्न इनको मिला था फ्रेंड्स 1999 के अंदर में। ठीक है, एक नंबर यहां पर में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला आपका पक्का हो गया है। तो कब मिला था उनको? 1999 के अंदर में मिला था जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न। ठीक है, 1999 के अंदर में। प्लीज इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में, त्रिपुरी सेशन से अलग होने के बाद में। ठीक है, सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले, पूरा इंग्लिश के अंदर में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी। इंडिया फॉर इंडियंस, ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया इंडियंस के लिए। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस, ये नारा किसने दिया था? फास्ट आंसर करेंगे सभी के सभी, जल्दी जल्दी से बताते जाइए। इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? ओके, इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? राजा राममोहन रॉय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद जी ने। तो इंडिया फॉर इंडियंस का नारा जो है फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, ये भी याद रखिएगा आप सभी के सभी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इंडिया फॉर इंडियंस का नारा दिया था। ठीक है, इन्होंने ही आर्य समाज की भी स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा आप सभी के सभी। आर्य समाज के संस्थापक भी यही थे। इन्होंने एक नारा दिया था, जल्दी से बताएंगे मुझे कमेंट करके, कितने लोग बता सकते हैं उन्होंने एक नारा दिया था?
ठीक है, कहां पर मैं बैक करने के लिए बोला था, कहां जाने के लिए बोला था उन्होंने, ठीक है। चलो 1876 में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, 1876 के अंदर में इंडियन एसोसिएशन नाम की एक संस्था बनी थी, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है, वोमेश चंद्र बैनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। टीआरई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, पेड क्लास के अंदर में मैंने बार 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 आपको याद करवाया है, रिवीजन करवा करवा के आप लोगों को याद करवाया है मैंने ये पॉइंट, ठीक है। तो 1876 के अंदर में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है, दो लोगों ने की थी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी यहां दिया हुआ है, आनंद मोहन बोस नहीं दिया है। हो सकता है कि आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एक साथ देकर जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए, ठीक है। तो उससे उस केस के अंदर में मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो है यहाँ पर में आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आप लोगों का आंसर हो गया। कब बनी थी इंडियन एसोसिएशन, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले आपका बता दूं 1876 में इंडियन एसोसिएशन कोलकाता के अंदर में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने स्थापित किया था। नाउ अब एक क्वेश्चन आप लोगों का, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मैं चाहूँ 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है और इसके अंदर में तो पोल नहीं मिलेगा, इसका आंसर तो आपको कमेंट में करना है। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है। आंसर लगाइए इसका। हाथों पे पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, क्योंकि हम टीचिंग परीक्षा वाले हैं। क्या बात है, बताइए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप सभी के सभी कमेंट करके बताएंगे, आप सभी के सभी लोग। हर एक बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए कि आपके दिमाग, क्या आपका दिमाग प्रोसेसिंग कर पा रहा है, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा, आनंद बोस नहीं दिया हुआ है यहाँ पर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना किसने की थी? आत्मसम्मान आंदोलन, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भारत के अंदर में दलितों के लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास है उन लोगों के लिए, ताकि उन लोगों को सम्मान मिल सके। 1925 के अंदर में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है 1925 में, दक्षिण भारत के अंदर में, ठीक है। तो इसको द्रविडियन मूवमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत का इलाका जो है द्रविडियन इलाका है, द्रविड़ भाषा, द्रविडियन रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो द्रविडियन मूवमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपको बता दूं फ्रेंड, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो दक्षिण भारत के अंदर में कास्ट सिस्टम था उसके खिलाफ ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इसको स्टार्ट किया था रामास्वामी नाइकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एन रामास्वामी नाइकर। ज्योतिबा फुले ने नहीं किया था, ज्योतिबा फुले तो थे भी नहीं 1925 तक, ठीक है। नारायण स्वामी ने भी नहीं किया था, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर जी ने भी नहीं किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो दक्षिण भारत में किसने किया था, ठीक है, आपका रामास्वामी नाइकर ने। तो ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि रामास्वामी नाइकर जो है उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कहाँ चले गए हम लोग, अरे इतना दूर कैसे फेंक दिया हमको भाई इसने, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर मैं वापस से, तो रामास्वामी नाइकर जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, एन रामास्वामी नाइकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामास्वामी नाइकर को प्यार से किस नाम से जाना जाता था? पेरियार, ये एक उपाधि थी उनकी पेरियार की। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो यहाँ पर में गर्दा उड़ा दिया है, ठीक है। 4417 बच्चे की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ चुके हैं, और आप लोग बिल्कुल गर्दा उड़ाने वाले मूड के अंदर में यहाँ पर में, ठीक है, आ चुके हो। चलिए, तो पेरियार के नाम से जाना जाता था, 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और एग्जाम का क्वेश्चन है नन ऑफ दी अबव किस तरीके से लगाते हैं, ये टीचिंग परीक्षा के ऊपर में इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से, ठीक है। देखिए इतने सारे बच्चे लोग जो है फ्रेंड्स आंसर कर रहे हैं यहाँ पर में, और
इतना बढ़िया तरीके से अभी हम लोगों ने इंडियन एसोसिएशन के बारे में देखा था कि 1876 के अंदर में जो है कहां पर में किसने किसने इसकी स्थापना की थी। और मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ, मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर मैं आप लोग जो है 90% से ज्यादा बच्चे जो इसका आंसर कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं भैंसिया जो है वो पानी में चली गई है आप लोगों की। तो गई भैंसिया पानी में आप लोगों की इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आप लोग आंसर लगा रहे हो। आनंद मोहन बोस भी है, ठीक है, तो आंसर इसका डी होगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, ऐसा आंसर लगाना था आप लोगों ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज आप लोगों को बताता हूं मैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग सी चीज है और ध्यान से देना देखना है आप लोगों ने। ठीक है, अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा तो बस वही वाली बात हो जाएगी, लटकता ते गेला बेटा। ठीक है, अगर लटके तो गए वाला काम हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग, मैं आपको बताता हूँ क्या है बात। देखो, राज्य पार्टी, हम लोगों ने एक पार्टी बना ली, मान लीजिए टीचिंग परीक्षा पार्टी, टीचिंग परीक्षा पार्टी, टीपी पार्टी। ठीक है, चुनाव लड़ेंगे। ओके, अब हमको राज्य पार्टी का दर्जा चाहिए, राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा। ओके, तो हमारे पास में जो है फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे क्राइटेरिया, लेकिन 3 मुख्य क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक तो है कि पूरे विधानसभा के चुनाव में 6% मिनिमम हम वोट लेकर आ जाए, और साथ ही साथ 2 विधानसभा की सीट्स लेकर आ जाए, विधानसभा की सीट्स। एक क्राइटेरिया हम बन जाएंगे, तो क्या है, 6% वोट और 2 विधानसभा की सीट्स। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया, ठीक है, अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है और राज्य पार्टी बनना है तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो 6% वोट, ठीक है, प्लस 1 लोकसभा की सीट। ठीक है, अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो उस राज्य में जितने भी वोट पड़े लोकसभा में, उसका 6% लेकर आ जाओ। और यहां पर मैं, अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो विधानसभा के चुनाव में 6% वोट और 2 विधानसभा की सीट। और अगर लोकसभा के चुनाव हो रहा है तो 6% वोट और 1 लोकसभा की सीट। ठीक है, और हमको सीट नहीं जीत पाए मान लो। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, 4445 बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, 3572 बच्चों ने लाइक किया है। ठीक है, तो भाई आप लोगों का फर्ज बनता है। ठीक है, तो जनता जो है वो क्या करती है, जो मेहनत करता है उसका साथ नहीं देती जनता। ठीक है, इस बात का सबूत है। जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए, सीट जीतेंगे या कौन सा वाला क्राइटेरिया से फुलफिल होगा हमारा। तो तीसरा नंबर का क्राइटेरिया है कि भाई बस 8% वोट ला लो विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 8% वोट। विधानसभा के चुनाव में कोई सीट उठ नहीं भी जीते तो भी काम चल जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, गुजरात के अंदर में आम आदमी पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती, लेकिन उसने 8% वोट लेकर आ गए थे, पूरे के पूरे जितने भी वोट पड़े उसमें से, तो वो गुजरात की राज्य पार्टी बन गई। तो ये मेन जो है क्राइटेरिया आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर, टू बिकम अ स्टेट पार्टी, अ पार्टी हैज टू सिक्योर एटलीस्ट ऑफ द टोटल वोट्स, ठीक है, इन एन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। ठीक है, कितने वोट कम से कम उसको जो है पढ़ने चाहिए। ओके, तो देखिए कम से कम कितने वोट। अब यहां पर में आप लोग देखिए कि एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना सुरक्षित करना चाहिए, कम से कम। ओके, 6%, 8%, 10%, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो आप लोग आंसर क्या लगाओगे। देखिए, इस केस के अंदर में 2 विधानसभा सीटें जीतेगा वो तो एक अलग ही मैटर है, लेकिन कम से कम 6% वोट तो होना ही चाहिए। हो सकता है वो 10 विधानसभा की सीट जीत जाए, लेकिन 6% वोट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। हो सकता है वो एक की जगह पे 10 लोकसभा की सीट जीत जाए, लेकिन कम से कम 6% वोट तो होना ही चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई सीट ना भी जीते तो 6 से ज्यादा ही है ना, 8%, तो 8% 6 से ज्यादा है। किसी भी कंडीशन में आप बताओ कि क्या 6% से कम में, कोई भी इन तीनों में से कोई भी कंडीशन लगा लो, 6% से कम वोट मिला तो उसको चलेगा क्या। मान लेते हैं उसको 5% वोट मिले, लेकिन उसको 5 विधानसभा की सीट मिल गई, तो क्या वो स्टेट पार्टी बनेगी, हाँ या ना। नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, ये याद रखना आप लोगों ने, क्योंकि 5% वोट मिला है, 6% नहीं मिला है, कम से कम 6% तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, किसी भी कंडीशन में चाहिए 6% वोट। ओके, तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि 6% वोट तो कम से कम चाहिए किसी भी कंडीशन में, आप लोग देख लीजिए। तो इसी वजह से आपका कम से कम 6% वोट तो यहाँ पर में होना ही चाहिए, कोई भी कंडीशन ले लीजिए आप लोग, कोई भी कंडीशन। ठीक है, इसी वजह से आप लोगों का जो आंसर आया था, ठीक है, वो 6% था, क्योंकि यहाँ पर मैं बोला कि कम से कम, एक शब्द है यहाँ पर में, कम से कम किसी भी कंडीशन में कम से कम 6% वोट तो चाहिए ही चाहिए। ओके, ओके, और एक कंडीशन आप लोगों की बनती है कि आप लोगों का, ठीक है, 3 विधायक, ठीक है, 3 विधायक जो है वो चुनकर आ जाए, 3 विधायक
या फिर, ठीक है, 3 विधायक, या फिर आप लोगों का जो है एक तरीके से अगर हम लोग बोले कि 3 विधायक जीतवा के लेकर आ रहे हो, या फिर आप लोगों का न्यूनतम, ठीक है, 3%, जो भी ज्यादा हो वो जीत का आके ला ले। वो बहुत रेयर कंडीशन होती है, बाकी आपको ये 3 याद रखनी है कंडीशन। अब बताइए, यहाँ पर मैं 15 मार्च 2024 को पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने करना है। विच इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल ऑफ इंडिया? भारत की सबसे बड़ी जो है इरिगेशन कैनल कौन सी है? हम कितने देर के अंदर में 5,000 का आंकड़ा पार कर सकते हैं, लाइक्स एंड लाइव दोनों का? आप लोग बताइए मुझे कितनी देर लगेगी, ठीक है। ठीक है, जल्दी जल्दी से। और आप लोगों की जिम्मेदारी है, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेगा। तो देखिए, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। कल रात में हम लोगों ने पेड क्लास के अंदर में जब हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो आपको तब भी बताया मैंने कि भारत के अंदर में 2 नदियों का संगम जहां पर में होता है, और वो 2 नदियां हैं आप लोगों की कौन सी? ब्यास और सतलज। उस जगह के ऊपर में हरी के बराज बनता है, जो कि एक रामसर साइड भी है। वहां से एक नहर निकलती है, ये नहर का नाम है इंदिरा गांधी कैनल। पहले इसको राजस्थान कैनल बोलते थे, बाद में उसका नाम 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में इंदिरा गांधी कैनल कर दिया गया इसका नाम। और ये भारत की सबसे लंबी कैनल है, ठीक है। तो हरी के बराज नाम की जगह है, हरी के बराज। हरी के बराज कहां पर में है? ये हरी के बराज पंजाब के अंदर में, जहां पर में ब्यास और सतलज का संगम होता है, वहां से ये नहर निकाली गई है, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। सर 10 मिनट, या फिर सब लोग लाइव आ जाए तो 1 मिनट में भी। प्रशांत राज ने बोला है कि 10 मिनट या 1 मिनट, तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, हर एक बच्चे की। देखिए यहाँ पर में उन्होंने कहा है, ठीक है, हर एक बच्चे ने, तो हर एक बच्चा अपनी जिम्मेदारी निभा देगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी कैनल आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनल जो है लॉन्गेस्ट कैनल है इंडिया की, और उसी से पढ़ा हुआ क्वेश्चन जो है आपका आया, ये पेड क्लास का, और वाईटी के ऊपर में भी आप लोगों का वीडियो है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, पेड क्लास के अंदर में भी मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ाया है इसके बारे में, ठीक है। टीचिंग परीक्षा का प्रीमियम बैच जो है आपका, ठीक है, इंडियन रिवर सिस्टम पार्ट नंबर 6 के अंदर में वहीं से बना है क्वेश्चन। इंदिरा गांधी कैनल जो है आप लोगों का, वो कहां से ओरिजिनेट होता है? फास्ट आंसर आप लोग लगाओगे, 2 लाइक्स दूर है हम लोग केवल 4,000 से। जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? इंदिरा गांधी कैनल जो है आप लोगों का कहां से निकलता है? तो इंदिरा गांधी कैनल जो है फ्रेंड्स, ये हरी के बराज से निकलता है। मुझे हरी के बराज कौन से 2 नदियों के संगम के ऊपर में है, ये आप बताएंगे मुझे जल्दी जल्दी से। कौन से राज्य के अंदर में है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए, हरी के बराज कौन से राज्य में है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे इनमें से? देवेंद्र नाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, कौन? तो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने सिविल सर्विसेज पास की थी कौन से साल में? 1863 में, 1863 के अंदर में। ये याद रखना है आप लोगों ने, सिविल सर्विसेज पास करने वाले थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर भी बोला जाता है, या सत्येंद्र नाथ ठाकुर भी बोल सकते हो आप लोग इनको, ठीक है। इनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी दी गई थी काम करने के लिए, और ये पहले व्यक्ति थे, ठीक है, पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज पास किया था 1863 के अंदर में। और 30 साल तक इन्होंने जो है वो इंडियन सिविल सर्विसेज में काम किया, 30 साल तक, ठीक है। चलिए, तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर 1863 में बने थे, लिख दीजिए। सत्येंद्र नाथ ठाकुर की जगह पे कई बार सत्येंद्र नाथ टैगोर भी लिखकर आता है। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारित दूत बने? अनऑफिशियल, ठीक है, एम्बेसडर। बताइए जल्दी जल्दी से, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था इंग्लैंड के अंदर में? तो ऐसा माना जाता था कि भाई भारत क्या, अब भारत आजाद देश तो था नहीं, ठीक है, तो कोई हम एम्बेसडर भेजे इंग्लैंड के अंदर में, तो अनऑफिशियल भाई हमारी बात वहां तक पहुंचाते हैं। तो उनको, ये थे दादा भाई नौरोजी, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, अंग्रेज लोग भी इनकी रिस्पेक्ट करते थे। मैंने आपको बताया ना कि ये पहले एशियाई व्यक्ति थे, पहले भारतीय व्यक्ति, पहले एशियाई व्यक्ति जो ब्रिटेन की संसद के अंदर में सदस्य बने थे, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का महान बूढ़ा व्यक्ति। इनको इंडियन ग्लैड स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन, उनसे कंपैरिजन किया जाता था कि ब्रिटेन का ग्लैडस्टोन, उनका ग्लैडस्टोन, ठीक है, प्रधानमंत्री। भारत का ग्लैडस्टोन कौन है? दादा भाई नौरोजी। इनको जो है फ्रेंड्स, एक और चीज है याद रखना है आप लोगों ने, कि अनाधिकृत दूत या फिर अनऑफिशियल एम्बेसडर के नाम से भी जानते थे दादा भाई नौरोजी को। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो बन गया यहाँ पर में, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, एक और चीज है, अगर आप लोग तैयार है हाथ ऊपर कर दीजिए, मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूं।
या फिर चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक टारगेट रखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है 4644 बच्चे देख रहे हैं, 4122 हुआ है, 4300 के ऊपर में, 4300 के ऊपर में हम एक टारगेट रखते हैं कि मैं आपको इनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि हर देखो ये होनी चाहिए, ठीक है, वैल्यू होनी चाहिए आप लोगों को, तब आपको वैल्यू रहेंगे, क्योंकि काफी सारे बच्चे देख रहे हैं लेकिन वो अभी तक रिस्पॉन्स उनका आया नहीं। किस वर्ष मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी? और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, देखिए फ्रेंड्स ध्यान से अगर आप लोग देखिए, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये वही है जिसको आज आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हो। इसकी स्थापना मोहम्मदन और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से हुई थी 1875 के अंदर में। 1920 के अंदर में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया, ठीक है। तो 1875 कहीं पे दिया ही नहीं है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, ठीक है, कब हुई थी? 1875 के अंदर में, अलीगढ़ के अंदर में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी, सर सैयद, ठीक है, अहमद, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने, ये याद रखेंगे आप सभी के लोग, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने इसकी स्थापना की। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि जो ईयर है वो दिया ही नहीं है इसके अंदर में आप लोगों का, ठीक है, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ के अंदर में, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, ठीक है। तो साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, जिसका मेन काम क्या था? देखो, विदेशी पुस्तकें हैं, विदेशी पुस्तकें, उनको भारत लाकर भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करना, ताकि भारतीय लोग उसका ज्ञान हासिल कर सके। अच्छी बात है या नहीं? ठीक है। तो अलीगढ़ की वैज्ञानिक सोसाइटी, ताकि विदेशी भाषाओं की पुस्तकों को भारत में लाकर भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद करवा सके, ठीक है। 1864 में इसकी स्थापना भी सर सैयद अहमद खान ने की थी अलीगढ़ के अंदर में, ताकि विदेशी जो पुस्तकें हैं अलग अलग भाषाओं में, उनको भारत लाकर भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सके। मुझे लगता है कि आज भी ऐसे प्रयास होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारी पुस्तकें ऐसी है जिनके ट्रांसलेशन अभी भी अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है भी तो बहुत ही उनका एक्सेस लिमिटेड है, ठीक है। तो हमारे को उन उन पुस्तकों की, उन सारी चीजों की एक्सेस होंगी, तब हमारे भारत के लोग और ज्यादा तरक्की कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका नन ऑफ द अबव क्यों है, ये बताइए कि क्यों नन ऑफ द अबव आंसर लगाया है, ई आंसर क्यों लगाया है, कारण क्या था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग जो है कर रहे हैं अच्छे से। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन किसने शुरुआत की थी? रक्तहीन क्रांति की। पीआरटी कोर्स कैसे ले सर, प्लीज बताइए। देखिए विशाल कुमार जी, मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा का नंबर यहाँ पर मैं आपका नीचे में चल रहा है, ठीक है, उस पर कॉल कर सकते हो आप या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, नीचे में कॉल दिख रहा है। टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डायरेक्टली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या नीचे में जो लिंक दी गई है ना आप लोगों को, ठीक है, नीचे में लिंक्स दी गई है अलग अलग कोर्सेज की, उसके ऊपर में भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर जाइए, वहां बहुत सिंपल सा है तरीका, ठीक है। ओके, तो हु इनिशिएटेड द मूवमेंट ऑफ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए रक्तहीन क्रांति मतलब एक भी जो है यहाँ पर में रक्त का टुकड़ा नहीं बहा और रक्त का कतरा नहीं बहा और उसके बाद में भी क्रांति हो गई। तो विनोबा भावे ने जो है वो एक क्रांति शुरू की थी जिसको भूदान आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। तो भूदान आंदोलन, ठीक है, विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। भूदान मतलब जिसके पास में एक्स्ट्रा जमीन है वो क्या करे, किसी और को जमीन दे दे, ठीक है। तो गांधी जी के शागिर्द थे, ठीक है, और मानते थे कि भाई हमें अहिंसा से आगे बढ़ना है। तो विनोबा भावे, इन्होंने ये भूदान आंदोलन जो है फ्रेंड्स कब किया था? 1951 के अंदर में। इसकी शुरुआत उन्होंने की थी पोचमपल्ली नाम की जगह से, जो आज के तेलंगाना में है। पोचमपल्ली, पोचम पल्ली, ठीक है, आज का तेलंगाना, उस समय आंध्र प्रदेश में, मद्रास में आता था, ठीक है। तो रक्तहीन क्रांति की स्थापना जो है इन्होंने पोचमपल्ली तेलंगाना से की थी। और इसको रक्तहीन क्रांति इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी का ब्लड नहीं बहा और जिसके पास में एक्स्ट्रा जमीन थी उन्होंने दूसरे लोगों को दान में दे दी जमीन, ठीक है, भूदान आंदोलन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, रक्तहीन क्रांति, इसको कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, चलिए, अब ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम के अंदर में आया ना, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके बताएंगे मुझे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो, ठीक है, ये एक और बार क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा चलिए, 4300 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स। मैं अब आप लोगों को वो चीज बता देता हूँ, ठीक है, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन के बाद में बताता हूँ। 66% फ्लैट, 66% ऑफ है। जिन सर पूछ रहे थे आज का ऑफर क्या है, तो 66% हाईएस्ट एवर ऑफर है। और आज के आज जो है आप ज्वाइन हो जाइए, जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। जो भी कोर्स है, चाहे अगर आपने टीआरई लिया हुआ है, आप केवीएस DSSB में भी जुड़ना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हो, ताकि आप लोगों की बेहतर जो है तैयारी हो सके और सारे प्रीमियम फीचर्स आप लोगों को मिल सके,
ठीक है, तो देखिए ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, इसका आंसर मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर दिया होगा कमेंट के अंदर में भी, और कितने लोगों का सही हो गया अभी, अब याद हो गया। मुझे बताओ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन या भूदान आंदोलन जो है, ये भूदान ग्रामदान आंदोलन जो है वो कौन से साल में हुआ था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोगों के टारगेट पूरा करने की खुशी के अंदर में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया, ठीक है, एसोसिएशन, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पर में हुई थी? लंदन के अंदर में। किसने की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना? तुम्हारे दादा के भाई, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने की थी, ये याद रखना आप लोगों ने। कब की थी अगर ये क्वेश्चन आ जाए लंदन के अंदर में, तो उन्होंने ये स्थापना की थी 1866 के अंदर में, ठीक है, 1866 के अंदर में। कितने क्वेश्चन बन गए इसके अंदर में, ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर में कितने क्वेश्चन बन गए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहां पर में स्थापित किया गया था? आप लोग बताते जाएंगे, मैं देखो एक्टिविटी करते रहो, आप लोग आगे बढ़ जाओगे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहां पर में स्थापित हुआ था? आप आंसर करेंगे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किसने की थी? आप आंसर करिए, आप लोग आगे बढ़ोगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी ने कौन से साल के अंदर में की थी? ठीक है, आप लोग आंसर करिए, आप लोग आगे बढ़ोगे, आप लोगों ने आंसर करते रहना है कमेंट के अंदर में। ठीक है, तो 1866 के अंदर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में, भारतीय लोगों के प्रति जो है जागरूकता, इंग्लैंड के अंदर में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, देखते कितने लोगों का अटेंशन लेवल अच्छा खासा है। ठीक है, 4433 लाइक्स हो चुके हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे 4700 लाइक्स कंप्लीट होंगे उसके बाद में मैं एक और बड़ी वाली इंफॉर्मेशन ऐसे ही आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है, तो सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। 5000 लाइव के ऊपर में मैं आप लोगों के साथ में एक एक्टिविटी करूंगा। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया वाली एक्टिविटी, फास्ट फॉरवर्ड तूफानी रफ्तार के अंदर में एक एक्टिविटी होगी आपकी। ठीक है, 5000 लाइव होते ही, तो शेयर भी करते रहिए आप सभी के सभी। विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन किस नाम से प्रारंभ किया गया था? तो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, रक्तहीन क्रांति इसको बोला जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने सारे एग्जाम के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, एग्जाम में बेस्ट, टीचिंग परीक्षा इज बेस्ट, वायरल शॉट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नाउ फरवरी 20 फरवरी, ठीक है, मतलब देखिए मैंने, मेरे को दिखा भी तो फरवरी दिखा यहाँ पर, मैं डायरेक्ट लिया, 20 छूट गया। फरवरी एक अलग ही दिखता है ना यहाँ पर में, इसके दिन भी कम है, 28 ही दिन है इसके। वो किसी ने कहा था कि यूं ही नहीं तेरे दिन कम किए हैं किसी ने फरवरी, न जाने कितनों के दिल तोड़े हैं तूने। तो 20 फरवरी 1947 जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, घोषणा हुई थी, और घोषणा क्या हुई थी कि भाई हम भारत को जून 1948 तक छोड़ देंगे। कहां पर में हुई थी ये घोषणा? ये हुई थी लंदन के अंदर में। ठीक है, लंदन के अंदर में ये घोषणा हुई, लंदन में। ठीक है, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4। ठीक है, मैं लॉर्ड क्लीमेंट एटली, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ये घोषणा करता हूं कि जून 1948 तक हम भारत को उनकी सत्ता सौंप देंगे और भारत को छोड़ के आ जाएंगे। भारत फिर अपना जो देखना अच्छा बुरा वो देखता रहे। ठीक है, तो ये टारगेट रखा था उन्होंने जून 1948 का, क्लीमेंट एटली ने। इसको पता है घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे आजादी के समय में, उन्होंने कब का टारगेट रखा था? जल्दी से मुझे बताओ, आप लोगों का एक क्वेश्चन बन चुका है, आप लोगों को बताना है कब का टारगेट रखा था उन्होंने, कि कब तक छोड़ के चले जाएंगे। सफेद मुंह थोड़ा सा रुक जाते। ठीक है, तुम्हारा एक बात बताओ, ठीक है, ऐसी कौन सी जल्दी थी तुमको? ठीक है, तुमने इतने दिन तक राज किया, थोड़ा सा रुक जाते जून 1948 तक यहाँ पर में, और अच्छे से सब कुछ करके जाते ना, बंटवारा उटवारा जो तुमने किया। ठीक है, जो भसड़ मचाई, पहले रायता समेट के, तो कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? भाई जब तुम इतने साल तक रह गए और इतना हाबड़ ताबड़ के अंदर में जो है वो देखी चले गए आजादी, और उसके अंदर में भसड़ मचा दी इंडिया पाकिस्तान, जो अपने अपने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर में, बूढ़े नागरिकों के पानी के, सड़क के क्षेत्र में पैसा खर्च कर सकते थे, हम लड़ाई में पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, इंसानियत के नाते सोचो तो भाई, तुम थोड़ा सा रुक के अच्छे से सब कुछ सेटल करके जाते तो अच्छा नहीं होता क्या? आधे अधूरे के अंदर में छोड़ के चले गए। ठीक है, बीच सफर में चल दिया ऐसे मेरा साथ, जैसे आधी पढ़ के छोड़ दे कोई किताब। ठीक है, तो ये वाली बात यहां पर में वही हो गई। चलिए, किसी तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? कौन सी तारीख को घोषणा की थी उन्होंने, बताइए यहां पर में। ठीक है, तो किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी? ये क्लीमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो 20 फरवरी 1900
ठीक है, 47 को संसद में खड़े होकर, ब्रिटेन की संसद में खड़े होकर उसने घोषणा की थी। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे, ये याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए 68वीं बीपीएससी में भी आया है क्वेश्चन, देखो टीआरई के अंदर में तो आया ही आया, ठीक है, 68वीं बीपीएससी के अंदर में भी आया क्वेश्चन, बताओ 68वीं बीपीएससी के अंदर में भी आया क्वेश्चन। आप आपको बता दूं, आज फ्लैट बिहार दिवस के अवसर पर 66% ऑफ है सारे कोर्सेज पे, आज आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, केवल 103 लाइव दूर है हम लोग 5000 से। ऑन फेब्रुवरी, ठीक है, 20 1947 को आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली जो है उन्होंने कौन से, मतलब कब तक की घोषणा की थी उन्होंने, आपको बताया ना मैंने, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो उन्होंने जून 1948 की घोषणा की थी। आप देख लिया आप लोगों ने, एग्री करते हो आप लोग, टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़कर आप लोगों के एग्जाम्स का निकलना सुनिश्चित है। और ऐसे ही आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार से टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के पेड कोर्स में भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, आपको करवाए जा रहे हैं, ताकि आपका पेपर निकल जाए। पेपर निकलने के साथ साथ में आपके सिलेक्शन के साथ में टॉप रैंक में लाना आप लोगों का लक्ष्य है हमारा। ठीक है, तो अब तक का सबसे बड़ा महा ऑफर, ठीक है, फ्लैट 66% ऑफ। जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं आज के आज जुड़ जाइए, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे में जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो। ठीक है, नाउ इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? न्यू इंडिया समाचार पत्र, ठीक है, तो देखिए न्यू इंडिया समाचार पत्र और एक और उनका अखबार था जिसका नाम था कॉमनवेल्थ। ठीक है, मैं आपको हिंट दे दिया, दोनों के दोनों हिंट दे दिया कि न्यू इंडिया समाचार पत्र और कॉमनवेल्थ नाम का जो अखबार था वो भी उन्होंने निकाला था, कॉमनवेल्थ नाम का अखबार। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया बताइए जल्दी से। तो ये निकाले थे एनी बेजेंट ने, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, ठीक है, ये नाम से अखबार निकाले थे इन्होंने, दो अखबार, एनी बेसेंट। अच्छा, न्यू इंडिया इन्होंने निकाला, कई सारे लोग जो है उन्होंने जो है ए आंसर भी लगाया है, तो वो था यंग इंडिया। गांधी जी बोलते थे कि भाई अपन बूढ़े हुए कहा है यार, अभी भी अपन जवान है, अभी तो मैं जवान हूँ। ठीक है, वो था ना गाना, अभी तो मैं जवान हूँ, तो भाई अभी तो मैं जवान हूँ, तो यंग इंडिया गांधी जी वाला। ठीक है, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ था? अब ये भाई आप लोगों का क्वेश्चन आ गया, देख सकते हो टीआरई 2 के अंदर में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पर में, जल्दी जल्दी से बताइए। आपको रूबी जी उससे भी ज्यादा, जितना आपने किया ना उससे कई गुना ज्यादा आपको जो है आगे में मिलने वाला है। 3900 बच्चे हमने टच कर दिए, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते रहेंगे। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ था? मैं जैसे ही 5000 बच्चे कंप्लीट होंगे एक आप लोगों के लिए सरप्राइज मैंने रखा हुआ है। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था आप लोगों का फ्रेंड्स 16 अक्टूबर 1905 को। कौन सा दिन मनाया गया था इस दिन? जल्दी से बता दीजिए, कौन सा दिन मनाया गया था? कमेंट के अंदर में आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए, कौन सा दिन मनाया गया था। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उस समय में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सर एंड्रयूज फ्रेजर। लॉर्ड कर्जन तो पूरे भारत के वायसराय थे ना। ठीक है, उस समय में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? एंड्रयूज फ्रेजर, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, एंड्रयूज फ्रेजर। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन का हुआ था? और जो बच्चे पूरा लेक्चर देखेंगे उन लोगों के लिए टेस्ट का भी आयोजन किया गया है। ठीक है, टेस्ट का भंडारा है आप सभी लोगों के लिए, तो टेस्ट अटेंड करके करना है आप लोगों ने, ताकि रिवीजन हो जाए आप लोगों की। और टेस्ट में हम लोगों ने ट्रिकी क्वेश्चन डाले आपके लिए। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 1885 के अंदर में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे के अंदर में। अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पहले सेशन के, तो पहले सेशन के अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बैनर्जी। वोमेश चंद्र बैनर्जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कलकत्ता के बहुत बड़े वकील थे वोमेश चंद्र बैनर्जी। ओके, पहला अधिवेशन जो हुआ था बॉम्बे के अंदर में केवल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। वैसे होना ये पूना में था, ठीक है, पूना में, लेकिन पूना में प्लेग फैला हुआ था, इसी वजह से बॉम्बे में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, तो प्लीज इसको भी याद रखिए आप लोग। बॉम्बे के अंदर में जो है होना था, पुणे के अंदर में होना था, बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का। ठीक है, पढ़ो चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा, टीचिंग परीक्षा से ही। हर्ष भी बोल रहे हैं। ठीक है, जो पेड स्टूडेंट है उनकी जो है आप लोग यहाँ पर में देखिए चीज जो उन्होंने कहा है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, बहुत सारे पूरे इंपॉर्टेंट सेशंस मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं। अगर आप कहोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस पे क्लास ले लीजिए, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पे भी एक क्लास ले लूंगा आप लोगों की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कौन से वर्ष
अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, यहां पर भी देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि भाई पाकिस्तान से अलग होकर जो है इंडिया से अलग होकर एक अलग देश बनाना है पाकिस्तान। तो कौन से कब उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया था? लाहौर अधिवेशन था वो उनका, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, और वहां पर में उन्होंने ये प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक है, तो 23 मार्च 1940 को, ठीक है, इसी वजह से ये लोग पाकिस्तान डे मनाते हैं इसको 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये अधिवेशन हुआ था। कहां पर में? लाहौर अधिवेशन के अंदर में। ठीक है, लाहौर में, लाहौर, ओके, 23 मार्च 1940 को, मतलब कल का दिन। ठीक है, तो 1940, 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव जो है वो रखा था, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। और इसी वजह से पाकिस्तान डे के रूप में भी मनाते हैं वो लोग 23 तारीख को, 23 मार्च को पाकिस्तान वाले, पता नहीं क्यों मनाते हैं ये लोग। ठीक है, क्या मिल जाएगा उनको, तुम्हारा से बलूचिस्तान समझ नहीं रहा यहाँ पर मैं। ठीक है, आए बड़े। तो इंडिया विच इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, भारत, ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो अनुच्छेद यह बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, वो राज्यों का एक संघ होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मुझे तो बड़ा पसंद है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चे इसके अंदर में भी गड़बड़ करके आते हैं। देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन होगा। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 1 के अंदर में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 1 के अंदर में। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आपका आर्टिकल नंबर 2 में क्या दिया है? नए राज्यों का प्रवेश। मान लीजिए कि कल जाके भूटान जो है वो बोलता है कि भाई हमको भी ये आपका भूटान बोलता है कि हमको ले लो ना अपने अंदर में, हम भी भारत का राज्य बनना चाहते हैं। ठीक है, फिर पाकिस्तान आया, नहीं यार दानिश सर पढ़ा रहे, मेरे को भी पढ़ना है, हमको भी यार बिहार के अंदर में जो है वो जॉब चाहिए। ठीक है, बिहार में जाकर काम करना है हम लोग, क्या जगह है बिहार काम करने लायक, कितने प्यारे लोग। ठीक है, मान लो पाकिस्तान भी आ गए इधर में। ठीक है, फिर उधर से अफगानिस्तान बोल रहा हमको भी चाहिए, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे करके। ठीक है, बाद में जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियल लेटर लिखा, आदरणीय दानिश सर प्लीज आप मोदी जी से रिक्वेस्ट करिए ना, ठीक है, कि हमको भी हमारे अपने अंदर में ले ले करके। ठीक है, तो भाई हम कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे उस समय में? ठीक है, तो हम उस समय में जो है आर्टिकल नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, कहां पर में प्रवेश? ठीक है भाई, संघ के अंदर में, हमारे संघ में आना चाहते हैं, आने देंगे हमारी शरण के अंदर में हम लोग। ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में कुछ शर्तें रहेंगी कि भाई देखो डोनाल्ड ट्रंप भैया, ठीक है, शांति से काम करोगे तुम। चलिए, बाद में पता चले चाइना बोले सर हमको भी ले लो, हमको भी ले लो, फिर यार उसको सोचना पड़ेगा, तुम इतने बड़े, इतना बड़ा है यार तुम्हारा इलाका, छोटे छोटे राज्यों में बांट देंगे चाइना को। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3, नए राज्यों का निर्माण। अगर मान लीजिए कि जैसे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश को तोड़कर छोटे छोटे राज्य बनाने हैं, या उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करना है, या बिहार का और छोटा करना है, तो नए राज्यों का निर्माण। भारत में जो पहले से नए राज्य है उसमें से, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टेट जो है, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग जो स्टेट्स है उनके नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, जो राज्य पहले से है उन्हीं में बाउंड्री चेंज करना, उनका निर्माण करना, नाम चेंज करना, राज्य का नाम नेम चेंज करना। ठीक है, उसके लिए आप आर्टिकल नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है बिहार में कभी आर्टिकल नंबर 3 का इस्तेमाल हुआ होगा आजादी के बाद में? हाँ या ना? अगर हाँ तो कब हुआ था ये बताओ मेरे को। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 का इस्तेमाल हुआ था क्या कभी? जल्दी से बताइए, हाँ या ना? आर्टिकल नंबर 3 का इस्तेमाल। तो भारत की संसद जो है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 3 का इस्तेमाल करके क्या कर सकती है? हमारे जो राज्य है उनमें नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। जैसे झारखंड का इस्तेमाल, झारखंड बना था सन 2000 में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, झारखंड का निर्माण हुआ था। आर्टिकल नंबर 3, संसद को अधिकार है कि भारत की संसद भारत के अंदर में नया राज्य बना सकती है। देखो, नया राज्य का प्रवेश करवाना है, बाहर का राज्य को लेकर आना है, तो आर्टिकल नंबर 2। ठीक है, हम सिक्किम को लेकर आए थे इस राज्य से, इस आर्टिकल के जरिए। सिक्किम अलग देश था पहले। ठीक है, लेकिन भारत के अंदर में राज्य बनाने का अधिकार संसद को है आर्टिकल नंबर 3 के तहत। इसकी एक प्रैक्टिस करा दूं आप लोगों को अभी के अभी। 45 बच्चे दूर है हम लोग यहाँ पर में, 5000 लाइक्स आप लोगों ने कंप्लीट कर दिए फ्रेंड्स, 45 बच्चे दूर है। जल्दी जल्दी से सेशन को एक बार सभी लोग दबा के शेयर मार देंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? फास्ट आप लोगों के आंसर्स आने चाहिए इसमें, जल्दी जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो भारत के संविधान में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? और नया राज्य शामिल करने का नहीं बोल रहा है, राज्य बनाने का अधिकार है। जैसे कि झारखंड बनाया था, जैसे कि छत्तीसगढ़ बनाया था, जैसे कि जो है
उत्तरांचल बनाया था, जो बाद में जाके उत्तराखंड बना। तो आर्टिकल नंबर 3 के तहत भारत के अंदर के राज्य जो है उनके अंदर में वो बनाने का अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, भारत के अंदर में राज्य बन गए। इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, प्लीज इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी। मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाली एग्जाम के अंदर में आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा गया, सिंपल सी बात है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अब यहां पर में एक क्वेश्चन आपका अपने आप हो गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? एक क्वेश्चन, एक नंबर आप लोगों को यहां मिल गया, लीजिए। ठीक है, ले लोट्टा, आप लोगों को मिल गया यहां पर में। ठीक है, क्वेश्चन एक। अब इसका गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 3 सदस्य थे इसके अंदर में। ठीक है, 3 सदस्य की कमेटी थी यहां पर में। सर फजल अली, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे फजल अली, ये अध्यक्ष थे इनके, जस्टिस फजल अली, एम पानीकर और HN कुंजरू, 2 और सदस्य थे इसके। ठीक है, तो देखो मैं लिख देता हूं, फजल अली, ठीक है, फजल अली जो है वो तो ऑब्वियसली बात है अध्यक्ष थे इसके। ठीक है, KM पानीकर, ठीक है, KM पानीकर, पानीकर, और ये एक और चीज याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है, HN कुंजरू करके एक व्यक्ति थे, जस्टिस HN कुंजरू। ठीक है, HN कुंजरू, कुंजरू, ठीक है, ये 3 लोगों की समिति थी जिन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग के अंदर में ये सिफारिश की कि भारत में और कैसे कैसे राज्यों का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से ये बताते रहेंगे आप सभी के सभी। ओके, कि कब कब हुआ था, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो सर फजल अली कमेटी जो है इसका गठन राज्य पुनर्गठन आयोग के रूप में 1953 के अंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? ये बता देंगे आप सभी के सभी जल्दी से। आजाद दस्ता जो है इसकी स्थापना किसने की थी? आजाद दस्ता जो है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, कहां से भागे थे वो? हजारीबाग जेल से भागे थे। ठीक है, तो हजारीबाग, हजारीबाग जो जेल है वहां से वो फरार हुए थे, नेपाल के तराई इलाकों में चले गए थे और आजाद दस्ता बनाया था। आजाद दस्ता जब बनाया था उन्होंने, तो वो कौन से समय के अंदर में बनाया था आजाद दस्ता? उस समय में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में उन्होंने 1942 के अंदर में इसको बनाया था। ठीक है, इनको, जयप्रकाश नारायण को हम लोग हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का जो है हीरो। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे मुझे। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोगों को इसी तरीके से एनर्जेटिक, 1 घंटा हो चुका है, मैंने पूरी अपनी एनर्जी, पूरी जान लगा दी है यहाँ पर में। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ऐसे ही और भी सेशंस लिए जाने चाहिए, तो आप हर एक बच्चा सेशन को शेयर कर देगा। ठीक है, नाउ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप लोग। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी आनंद मठ, आनंद मठ के अंदर में ही वंदे मातरम गीत आप लोगों को मिलेगा, वंदे मातरम, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो ये पुस्तक लिखी थी इसको किसको समर्पित किया था उन्होंने? ठीक है, तो इन्होंने ये पुस्तक जो है समर्पित की थी सन्यासी आंदोलन को। सन्यासी आंदोलन, सन्यासी आंदोलन जो है फ्रेंड्स 1770 से 1820 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1770 में भीषण अकाल पड़ा था बंगाल के इलाके के अंदर में, और अराजकता फैल गई थी सब तरफ में। ठीक है, तो उसके बाद में सन्यासी आंदोलन हुआ था, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, दोनों के पवित्र स्थान जो है उनके ऊपर में टैक्स लगा दिया गया था, अकाल पड़ा हुआ था, फिर भी लोगों से पैसा लिया जा रहा था। तो 1770 के अंदर में जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, सन्यासी आंदोलन हुआ था 1770 से आगे तक। ठीक है, उसी के ऊपर में आधारित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ नामक पुस्तक लिखी, इसमें उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। एक और चीज आप लोगों से मैं फ्रेंड्स पूछना चाहूंगा यहाँ पर मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? देखो, सन्यासी आंदोलन मैंने बता दिया 1770 में, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह, इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट बता रहा हूं आपको। क्या बात है फ्रेंड, मेरा ध्यान ही नहीं रहा यहाँ पर। 5000 प्लस जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर में कॉन्करेंट है, और मैं टीम एक सरप्राइज दूं क्या आप लोगों को? हर एक बच्चा जल्दी से एक बार जो है 5100 कर दो, ताकि हम स्टेबिलिटी की तरफ में रहे, और मैं आप लोगों को फिर एक सरप्राइज देता हूं, एक बहुत बेहतरीन सरप्राइज आप लोगों के लिए। जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा शेयर कर देगा जल्दी से। संथाल विद्रोह जो है फ्रेंड्स 1855-56 के अंदर में हुआ था। ठीक है, तो कौन थे इसके नेता? राजकुमार शुक्ला भाई पैदा भी नहीं हुए थे तब, तो वो आपको पता है 1916 में गांधी जी से मिले थे, 1917 में गांधी जी को चंपारण बुलाया था। ठीक है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो है उनका कोई वो है नहीं, सहजानंद सरस्वती जो है वो तो भाई आपको पता है कि 1929 1936 के अंदर में वो एक्टिव थे, तब तो इनका भी जन्म नहीं हुआ था, तो ये भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ठीक है,
ये क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। सिद्धू और कान्हू, ठीक है, ये दो लोग थे जो संथाल विद्रोह के नेता थे, सिद्धू और कान्हू, ठीक है, सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू, ये नेता थे संथाल विद्रोह के, सिद्धू और कान्हू, संथाल के अंदर में, ठीक है। तो संथाल विद्रोह अंग्रेज और जमींदारों के खिलाफ जो है फ्रेंड्स एक आंदोलन था। ये संथाल नाम की जगह कहां पर में, आज झारखंड के अंदर में, राजमहल पहाड़ियों के अंदर में संथाल जनजातियों ने ये विद्रोह किया था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व के अंदर में, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ओके। जो चीज है जैसे दामिने को क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में पूरा का पूरा जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना, ठीक है, आपका आंदोलन, उसके अंदर में मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा और उसके बाद में रिवाइज भी कराऊंगा आप लोगों को। दामिने को कहा जाता था उनकी जमीन को, दामिन ए कोह, लैंड ऑफ संथाल्स, ठीक है, दामिन ए कोह, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, नन ऑफ दी अबव, सिद्धू और कान्हू। चलिए, ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। ताना भगत आंदोलन, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सरप्राइज जो है जल्दी से आप हमारी जो स्लाइड नंबर, जस्ट अ सेकेंड मैं बता देता हूं, उसके बाद में लगा दीजिएगा। ठीक है, 158 के बाद में लगा दीजिए, बक्सर के पहले, ठीक है। तो ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है, तो ताना भगत आंदोलन जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि ये ट्राइबल मूवमेंट था, जनजातीय आंदोलन था, आदिवासी आंदोलन, ठीक है। ताना भगत आंदोलन के बारे में जो है फ्रेंड्स थोड़ी सी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि ताना भगत आंदोलन जो है ये मेन जो उसके लीडर थे, वैसे तो और भी थे, ठीक है, तूरिया भगत, लेकिन उसके जो मेन लीडर थे वो थे जतरा भगत और एक्स्ट्रा के लिए आप लोग याद रख लीजिए तूरिया भगत, ठीक है। तो जतरा भगत जो है मेन लीडर थे ताना भगत आंदोलन के, जतरा भगत, ओके, ये याद रखिएगा आप लोग, ओके। ताना भगत आंदोलन के, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ताना भगत आंदोलन जो है फ्रेंड्स, ठीक है, ये 1914 से स्टार्ट होकर, ठीक है, 1914 में स्टार्ट हुआ, 1919 तक चलता रहा, 1914 लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट वाला समय था, ठीक है। ताना भगत आंदोलन जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि छोटा नागपुर का जो पठार है ना, ठीक है, वहां पर में ये हुआ था, ठीक है। और इसको उराव ताना भगत आंदोलन भी बोलते हो आप लोग, ठीक है, ताना भगत आंदोलन को उराव, क्योंकि उराव जनजाति लोग भी इसके अंदर में शामिल थे, ओके। छोटा नागपुर का पठार जो आज की झारखंड के अंदर में स्थित है वहां पर में हुआ था 1914 के अंदर में। और आपका ये जो आंदोलन था संथाल आंदोलन, ये हुआ था आप लोगों का 1855-56 के अंदर में, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, उसके बाद में हम लोग जो है वो सरप्राइज वाला आप लोगों का स्लाइड स्टार्ट होंगी, ठीक है। जो आप लोगों ने देखना है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कितने क्वेश्चन आप लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है। पेड क्लास कैसे ज्वाइन करना है, मैं आपको बता दिया कि नीचे में जो है आप लोगों का नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि टीम के पास में बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। टीचिंग परीक्षा सिलेक्शन की गारंटी है, ये सबको पता है अभी, ठीक है। आप कहीं छूट ना जाओ इस कड़ी के अंदर में, तो जल्दी से आज ही मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। टीम आपसे कनेक्ट कर लेंगी, या फिर आप टीचिंग खुद से करना है तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए, ठीक है, वहां से आप लोग डायरेक्टली खुद से भी कर सकते हो, बहुत आसान प्रक्रिया है, ठीक है। बिहार 66 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना 66% ऑफ के लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड, संथल रिबेलियन आप लोगों का कब हुआ था, संथल आंदोलन आप लोगों का, संथल आंदोलन हुआ था आपका 1855-56 के अंदर में, ठीक है। ताना भगत आंदोलन जो है ये हुआ था आप लोगों का 1914 के अंदर में, 1914 से 1919 के अंदर में। बिरसा मुंडा का आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था आप लोगों का 1899 से लेकर 1900 के बीच में, बिरसा मुंडा आंदोलन, ठीक है। तो आप लोगों को बता रहे हैं अब इनमें से सबसे पहला कौन सा हुआ, नन ऑफ दी अबव और मोर देन वन ऑफ दी अबव, इसमें आंसर होता ही नहीं है ऐसा कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में। तो आपको तो तीन ही ऑप्शन दिए हुए थे इस क्वेश्चन में, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, बताओ जल्दी से कौन सा वाला हुआ था इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें से अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, तो संथल विद्रोह जो है सबसे पहले हुआ था। बीपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर लगा दिया है, कितने लोगों का सही हुआ है, हाथ ऊपर करो एक बार, कितने लोगों का सही हो गया है आंसर ये वाला, ठीक है। चलिए, अब जो है फ्रेंड सरप्राइज के लिए तैयार हो आप सभी, ठीक है, गदर मचाने के लिए तैयार हो। एक नया एक्सपेरिमेंट, एक नई चीज आप सभी लोगों के लिए, आपके जीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। एकदम आप लोगों का जो है हम गदर मचा देंगे इसके अंदर में, ओके, एकदम फास्ट फॉरवर्ड। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 66% ऑफ के साथ में ये आप लोगों को सारी की सारी जो पीडीएफ होती है यूट्यूब की, वो सारी की सारी पेड क्लास में मिल जाती है, आप लोगों को टेस्ट मिल जाती है उसकी, तो आप लोगों के लिए डबल फायदा हो जाता है, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले अगले 6 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही आंसर कर पाते हो ये मुझे बताना है। तैयार हो आप सभी के सभी? चलिए देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है विच एसिड इज प्रेजेंट इन टर्मरिक। ठीक है, इमली में कौन सा वाला अम्ल मौजूद होता है। फास्ट करेंगे क्योंकि ये कुलदीप सर का लेक्चर है, मुझे उम्मीद है कि कुलदीप सर ने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, टैमरिंड के अंदर में क्या होता है, ठीक है, इमली के अंदर में, तो इमली का बूटा, बेरी का पेड़। ठीक है, चल भाई कर जल्दी, ठीक है, बहुत देर हो गई, जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर एंड लाइक करते रहेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इमली के अंदर में आपका कौन सा होता है, ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर में मौजूद है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर में आप लोग देखिए कि टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली के अंदर में, अंगूर के अंदर में, कच्चे आम के अंदर में मौजूद होता है आप लोगों का। ठीक है, तो इमली के अंदर में टार्टरिक एसिड जो है आपका टेमेरिन के अंदर में, ग्रेप्स में और अनरिपन मैंगोज के अंदर में, कच्चे आम के अंदर में होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड आपका किसमें होता है, चीटी का डंक। जब भी चीटी काटे तो चीटी को बोलना, चीटी तुझे पता है तूने क्या किया, तूने फॉर्मिक एसिड डाल दिया यहाँ पर में। साइट्रिक एसिड जो है नींबू के, नींबू वंशीय फल में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है आप लोगों का, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब मैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा इसमें लेकर आना चाहूंगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आप लोगों के लिए अब नेक्स्ट जो है ना वो है मेन चीज आप लोगों की। अब देखिए आप लोग कैसे हम लोग दंगा मचाते हैं अभी। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर क्वेश्चन के बाद में ये वाली जो स्लाइड है 164 की उसको डाल दिया जाए। ठीक है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी। ठीक है, कैल्शियम चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। लाइम वाटर के अंदर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। खिड़की के कांच साफ करने के लिए या कांच को साफ करने के लिए जो मार्जक या जिस लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है साबुन के अंदर में। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया मैग्नीशियम इसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग फास्ट फॉरवर्ड, जल्दी जल्दी से। कौन सा हाइड्रोक्साइड चूने का पानी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी के सभी। ठीक है, अभी आप लोगों को बताया मैंने चूने का पानी बनाने के लिए किस हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको लाइम वाटर जो है बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी फ्रेंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है टेस्ट के जरिए जो है आप लोग टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट को इसके अंदर में। ओके, तो कैल्शियम जो है आप लोगों का हाइड्रोक्साइड चूने का पानी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बी इज द करेक्ट आंसर, एनसीईआरटी बेस्ड है आपका। तो चूने का पानी, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है आप लोगों का ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या है अमोनियम ऑक्साइड, ठीक है, कांच साफ करने वाला, कांच साफ, ठीक है, करने वाला लिक्विड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने के लिए होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम, ठीक है, साबुन, साबुन बनाने के अंदर में सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी। फिर से क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी जल्दी से। ठीक है, पोल ना दिया जाए टीम, मैं चाहूंगा कि बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर करें यहाँ पर में। ठीक है, मैं अपनी पूरी जान लगा दिया हूं, मैं चाहूंगा कि आप सभी के सभी भी जो है फ्रेंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, कौन सा हाइड्रोक्साइड आमतौर पर कांच साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया फ्रेंड्स की पोटेशियम जो है आप लोगों का हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आप लोगों का होता है साबुन बनाने के लिए। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है आप लोगों का होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूधिया मैग्नीशियम जिसको बोलते हैं आप लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने के लिए। पेट में एसिडिटी वगैरह हो गई है तो उसमें काम आता है ये। ठीक है, कांच साफ करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हर एक बच्चा जल्दी से आंसर कर देगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप लोगों का कांच साफ करने वाले जो होते हैं ना आपके लिक्विड, उसके अंदर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा हाइड्रोक्साइड साबुन के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है, साबुन के उत्पादन के अंदर में। ठीक है, तो साबुन के उत्पादन के अंदर में उसका इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो साबुन के उत्पादन के अंदर में जिसका इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स वो कौन सा है आपका। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका किसके अंदर में इस्तेमाल होता है, लाइम वाटर के लिए, चूना पानी जो होता है आपका उसके लिए। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एसिडिटी को कंट्रोल करने में काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका, ठीक है, सोपिफिकेशन, साबुनीकरण की प्रक्रिया के जरिए आप क्या करते हो, इसे साबुन बनाते हो। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है जब इसे दवा के रूप में उपयोग किया जाता है, बताइए। दवा के रूप में करते हैं ना आप लोग, ठीक है, जेलोसिल हमें दे, इससे आराम, एसिडिटी से आराम। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। ठीक है,
बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग आंसर कर रहे हो। यहाँ पर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम जो है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूधिया मैग्नीशिया, आपका एसिडिटी के काम में आता है ये, इस तरीके से देख सकते हो आप लोग। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये पॉइंट्स थे आप लोगों के। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इनको याद कर लिया होगा एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हम लोग। एसएसटी का आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और टीआरई 3 के री एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो जाए, बिहार जी के हो जाए, बिहार भूगोल, बिहार जनगणना, कल हम लोग करने वाले हैं। तो कल जरूर आप लोग जो है फ्रेंड्स रेडी रहिएगा। कल आप लोग जो है टाइम के ऊपर में, ठीक है, कल की क्लास के अंदर में। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? जल्दी बताओ, कौन सा साल था? 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई जो है फ्रेंड्स आप लोगों की हुई थी 1764 के अंदर में। उसके तुरंत बाद एक संधि हुई 1765 में। ठीक है, ये संधि को कहा जाता है इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आंसर इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बक्सर की लड़ाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो, इंपॉर्टेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी को, आर्मी को कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है हमारा सॉफ्टवेयर चलाकर हमारे क्वेश्चन बैंक में से निकाल दीजिए, हेक्टर मुनरो को डाल देंगे। हमारे पास में 4 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चन है पीवाईक्यूज। टीचिंग परीक्षा की टीम, डेडिकेटेड टीम जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं काम दिन रात काम करती है, जिन्होंने ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। इसी वजह से टीचिंग परीक्षा के साथ में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। ठीक है, इसके अलावा बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, अवध के जो है फ्रेंड्स जो है अवध के नवाब जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, शुजाउद्दौला बंगाल के नवाब थे, मीर कासिम वो, और शाह आलम दो, मुगल बादशाह शाह आलम दो। ठीक है, तो बक्सर की लड़ाई के समय में मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम दो थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। शाह आलम द्वितीय, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। अच्छा, बक्सर की लड़ाई जो है उसको लीड किसने किया था? तुम्हारे चचा का लड़के का नाम क्या था जिसने लीड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? हेक्टर मुनरो। लेकिन उस समय में जो है फ्रेंड्स वाइसर गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर वेंसी टाट। इस पर क्वेश्चन आ चुका है। बंगाल का गवर्नर कौन था जिस समय में बंगाल में बक्सर की लड़ाई हुई? वेंसी टाट गवर्नर था। लेकिन आर्मी को कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, इसमें इनकी संयुक्त सेना की हार हो गई और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में करेगा, अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को जो है सारी चीजें याद हो जाए। एक बार शेयर भी कर देंगे यार, जल्दी जल्दी से, आप सभी जहां भी शेयर कर सकते हो। मैं अपनी पूरी एनर्जी दे रहा हूं, मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग भी अपनी पूरी एनर्जी जो है यहां पर मैं लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद में जो है आप लोगों की ईवीएस की क्लास होंगी। ठीक है, मोना मैम आप लोगों को बिहार के डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर में ईवीएस पर आधारित जो प्रश्न है वो करवाने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं, बिहार 66, ठीक है, इस कूपन कोड का इस्तेमाल आज के आज कर लीजिएगा 12 बजे। आपको पता है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे लेट होता है वैसे वैसे बहुत सारी भीड़ बढ़ जाती है, तो फिर कई सारे लोगों का छूट जाता है। ठीक है, तो पहले ही स्पीड में आप लोग जो है जाकर एनरोल कर लीजिए। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वेंसी टाट था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। वेंसी टाट, आंसर लगा दिया आपने कमेंट के अंदर में। ठीक है, गुड। ये पूरा का पूरा गवर्नर जनरल एंड वाइसराय वाला लेक्चर आपका पेड क्लास के अंदर में लिया गया है। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? सेम क्वेश्चन आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने डिटेल में आप लोगों को। ठीक है, एकदम स्ट्रेटेजिक तरीके से, एकदम पूरा अच्छे से, ठीक है, फ्लो में आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से जो है 1857 की लड़ाई के समय में, ठीक है, जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी मदद की गई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो मदद है, ठीक है, जो बांदा के नवाब थे अली बहादुर द्वितीय, वो एक अफगान शासक थे। ठीक है, बांदा के नवाब थे अली बहादुर सेकंड, बांदा। ठीक है, अली बहादुर सेकंड, अली, ठीक है, अली बहादुर सेकंड। ठीक है, अफगान शासक थे। और आपको बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई जो है उन्होंने राखी भेजी थी, और राखी भेजकर उन्होंने कहा था कि जो है मैं मेरी राखी की लाज रख लेना। और देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता की आप मिसाल देखिए, मेरी राखी की लाज रख लेना, रानी लक्ष्मीबाई ने राखी भेजी। और नवाब बंदा बहादुर जो है 10,000 सैनिकों के साथ में झांसी पहुंच गए लड़ते हुए। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो भी आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं कंटेंट टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में, बच्चे देखिए जो पेड बच्चे हैं उन्हीं का रिव्यू आप देख लीजिए यहाँ पर में। सर ई बुक में जितने भी टेस्ट, ठीक है, जो है दिए गए हैं, देने के बाद लग रहा है कि इस बार बीपीएससी पार, ठीक है, इस बार बीपीएससी पार हो जाएगा। पेड स्टूडेंट जो लोग लिए हुए हैं उन लोगों का रिव्यू आप देख सकते हो। ठीक है, ओके,
तो आप यहाँ पर में देखिए कि रिव्यू बच्चों का, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये बता देंगे जल्दी से। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, जितना ज्यादा आप लोग शेयर करते रहोगे, ठीक है, उतना ज्यादा मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। बताइए जल्दी से। तो अभी आपको बताया कि बक्सर की लड़ाई जो है फ्रेंड्स, ये 1764 के अंदर में हुई थी, और उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो ने किया था। वेंसी टाट तो ये तो गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल थे। तो दोनों ही पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गए। और आपको बताना चाहूंगा कि टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में आपको 10,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। केवल जिन बच्चों जो बच्चे कोर्स लिए हुए हैं उन लोगों को केवल 199 में, और जो बच्चे अलग से लेना चाहते हैं वो लोग 1430 रुपए में अलग से भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोर्स के साथ में लोगे तो ज्यादा फायदा है आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों को 199 रुपीज के अंदर में मिल जाएगी 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन, और उसमें भी एक सरप्राइज आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है। ठीक है, तो हेक्टर मुनरो जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने कि बक्सर की लड़ाई के अंदर में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था उन्होंने। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ इंदिरा गांधी कैनल इरिगेशन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कहां से निकलती है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फास्ट कर दीजिए कमेंट के अंदर में। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है, बताना है आप लोगों ने कहां से निकलती है। तो इंदिरा गांधी कैनल जो है हरी के बराज से निकलती है, इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। हरी के बराज कौन से राज्य के अंदर में, कौन से दो नदियों के संगम पर है, रामसर साइट है, आप लोग बता देंगे जल्दी से कमेंट करके। नाउ स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे बार, मतलब अब जिंदगी भर पूछा जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम के अंदर में आप लोग खुद भी अपने बच्चों को पढ़ाओगे, जब आप टीचर बन जाओगे ना, आप लोग खुद भी पढ़ाने वाले अपने बच्चों को। स्वच्छ भारत मिशन जो है फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को 2014 के अंदर में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका टारगेट था कि हम जो है 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बना देंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक व्यक्ति से नहीं होता है ना। ठीक है, सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनू मेरे चिल्लाने से क्या होगा, कोई एक दो व्यक्ति के सोचने से नहीं होगा, हर किसी को जो है अपना अपना योगदान देना होगा। हर व्यक्ति को जो है यहाँ पर मैं, जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, हर व्यक्ति जब शेयर करेगा, लाइक करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, तब जाकर जो है वो बात बनेगी। ठीक है, वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा कि वो स्वच्छता रखे, तब जाकर जो है स्वच्छ भारत हम लोग बना पाएंगे। तो 2 अक्टूबर 2014 को जो है लॉन्च हुआ था। आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में आपको डू यू नो के सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दिए गए, 7,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन। मुझे लगता है कि हम लोग ऑलरेडी 65,000 से लेकर 70,000 क्वेश्चन आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में प्रोवाइड करवा चुके हैं आपको। ठीक है, और प्रोवाइड कराएंगे। डू यू नो सीरीज के अंदर में जो आप लोगों को मिली है, उसके अंदर में हमने 7,000 क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ये वाली आप लोगों को वहां पर भी मिल चुकी है स्लाइड। असहयोग आंदोलन को कब निलंबित कर दिया गया था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, असहयोग आंदोलन को कब निलंबित कर दिया गया था, कब जो है खत्म कर दिया गया था। अजल कुशवाहा बोल रहे हैं इस बार सिलेक्शन टीचिंग परीक्षा के साथ, गुड। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन पहली बात तो शुरू कब हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि 1 साल में हमको आजादी मिल जाएगी, लेकिन जो है कई सारी चीजें थी गांधी जी के, जो असहयोग का जो रास्ता था, कई सारे लोगों ने नहीं उसको अपनाया। ठीक है, और फाइनली जो है फ्रेंड्स चौरी चौरा कांड हुआ फरवरी 1922 के अंदर में। ठीक है, फरवरी 1922 के अंदर में चौरी चौरा, चौरी चौरी चौरा, चौरी चौरा, ठीक है, यूपी के अंदर में है ये। ठीक है, गोरखपुर के अंदर में, वहां पर में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी, जिसके बाद में गांधी जी ने जो है इसको वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी के सभी, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन जो है ये हुआ था 1916 के अंदर में। सूरत का विभाजन, सूरत विभाजन कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, पेड क्लास में पूरा नेशनल मूवमेंट में पढ़ाया है आपको। ठीक है, 1907 में। कारण क्या था, नरम दल और गरम दल के बीच में विचारों का भेद। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 के अंदर में हुआ था। ठीक है, गुजरात में। मॉर्ले मिंटो सुधार जो है फ्रेंड्स 1909 में हुआ था, इसको भी पढ़ाया है मैंने। ठीक है, आपको बताया ना मैंने, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हम लोगों ने पूरा का पूरा देखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं कि 1916, 1918, 1907 और 1909। ठीक है, तो 7 पहले आएगा, फिर मतलब 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 69वीं बीपीएससी का ओरिजिनल क्वेश्चन। 6,000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। ये पूरा सेशन आप सभी 6,000 बच्चों को समर्पित, जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नाउ
अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा है कि पेड स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो बिल्कुल देखते से उड़ा देंगे। कितने बच्चे हैं जिन्होंने पेड स्टूडेंट है और उन्होंने इसका आंसर फटाक से लगा दिया है, देखते से लगा दिया है? हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे। देख रहा है विनोद, टीचिंग परीक्षा वाले ने आज 66% ऑफर दे दिया है, इस बार हमारा रैंक में होगा। जी भैया जी, क्या बात है, वायरल शॉर्ट जी तो बिल्कुल एकदम ठीक है, जोश में आज। चलिए देखिए यहाँ पर मैं आप देख पा रहे हो कि बच्चे हाथ भी ऊपर कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। पेड स्टूडेंट्स जिन्होंने फटाक से आंसर लगा दिया देखते से, क्योंकि उनकी इतनी प्रैक्टिस करवा दी है, ठीक है। मैंने बताया था कि इंडस, ठीक है, इंडस नदी है, सिंधु नदी, झीलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलज, ये सीक्वेंस याद हो गया होगा, नींद में भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो झीलम नदी आप लोगों की दी गई है यहाँ पर में, झीलम नदी, फिर चेनाब नदी, फिर रावी नदी, बियास दिया नहीं है उधर में, सतलज, ठीक है। तो ए आंसर है आपका, ठीक है। तो झीलम, चेनाब, रावी, यहाँ पर में बियास आना चाहिए था बीच में, ठीक है, तो दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर सतलज, सतलज सबसे लास्ट में, सदर्न मोस्ट। ये सारी की सारी राइट हैंड साइड से आकर मिलती है, ये लेफ्ट हैंड साइड से। क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने इसको पूरा, ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, या राइट हैंड, दाएं हाथ से मिलती है या बाएं हाथ से। तो आपको बताया था कि नदी जिस जा रही है उस दिशा में आप इमेजिन करो कि आप भी खुद भी जा रहे हो, ठीक है। जो आपका राइट हैंड साइड रहेगा वो नदी का राइट हैंड साइड, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो नदी का लेफ्ट हैंड साइड। तो ये सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली नदियां है, ठीक है, ओके। ये भी ध्यान रखना कि उत्तर से दक्षिण पूछा है या दक्षिण से उत्तर, तो उत्तर से दक्षिण पूछा था इसलिए हमने ऊपर से नीचे तक लगाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं ये सारी की सारी नदियां मैं पढ़ा चुका हूं आपको। मुझे बताइए यहाँ पर मैं जितने भी बच्चे देख रहे हैं मुझे बताओ, श्योक नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? श्योक नदी, ठीक है, ये हमने कल रात में देखा है। और जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में, आज ही जुड़ जाइए, 66% ऑफ है आप लोगों का, ठीक है। श्योक नदी कहां से निकलती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन कौन से वर्ष में हुआ था? ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे ये भी बता दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया, गया में, बिहार गया के अंदर में ये अधिवेशन हुआ था, और ये अधिवेशन हुआ था 1922 के अंदर में। कंट्रोवर्शियल था, ठीक है। क्यों कंट्रोवर्शियल था? क्योंकि कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, कुछ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया टीआरई 2.0 में 10/12/2023 को। ये टीआरई 2 में 8/12/2023 को क्वेश्चन आया कि 1922 में आयोजित जो गया सेशन था, ठीक है, देखो 1922 और गया आपका आंसर बन गया, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इसके? अब इसका आंसर आप लोग करोगे जल्दी से, बताइए जल्दी जल्दी से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का कि 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे फ्रेंड्स, ठीक है, चित्तरंजन दास जी, ठीक है, चित्तरंजन दास। 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? देखो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन यहां बात हो रही है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है फ्रेंड्स ये मनाया जाता है आप लोगों का कौन से तारीख को और किसके वाले हैप्पी बर्थडे पर, ठीक है, किसका बर्थडे होता है ये भी बताएंगे आप लोग, जिनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं। उनको जो है भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, चलो मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को। तो फ्रेंड्स सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू जी जो है उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं। इनका जन्मदिन आता है 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी, ठीक है, 13 फरवरी जो है इनका जन्मदिन आता है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं, ठीक है। इनको भारत कोकिला के नाम से, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ये भारत की पहली महिला गवर्नर थी, उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी आजादी के बाद में, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपका जो 14 फरवरी आपको पता ही है, ठीक है, तो 14 फरवरी से एक दिन पहले याद रख लेना है आप लोगों ने, ठीक है, नेशनल वुमेन्स डे। तो महिलाओं का सम्मान करो आप सभी के सभी लोग, चाहे 14 फरवरी क्यों ना हो। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, अब महिलाओं की बात आई है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। तो आंसर क्या होगा इसका? ये आप लोग पहले तो आंसर इसका करिए आप लोग, क्या होगा। और देखो जो भी ऑप्शन लिख रहे हो ना उसके सामने में ये भी लिख दो, या उसके नीचे वाले कमेंट में एक और कमेंट में ये लिख दो कि तारीख क्या है राष्ट्रीय महिला दिवस की। तारीख हर कोई बच्चा लिख देगा कमेंट के अंदर में, लिख दो कमेंट में ताकि याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव आंसर होगा, बट क्यों, कौन से तारीख को होता है ये बताएंगे। ऑल इंडिया, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस
महिलाओं के जो है फ्रेंड्स उनकी स्थिति को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, उनकी सामाजिक स्थिति को बढ़ावा देना, ठीक है, ये मेन लक्ष्य था इसका। तो महिलाएं कितनी है यहाँ पर, में हाथ ऊपर करके एक बार बता दो कितनी महिलाएं हैं जो यहाँ पर देख रही है। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ऑल इंडिया महिला सम्मेलन जो है, इसका आयोजन 1927 के अंदर में किया गया था। इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है, 1927 के अंदर में। डायरेक्ट टीआरई का क्वेश्चन है, रिपीट होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 के अंदर में की गई थी। महिलाओं की एजुकेशनल स्टेटस को बढ़ाना इसका मेन लक्ष्य था, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड्स, आपको फिर से बता दूं कि 66% ऑफ आप लोगों का आज है, 66% फ्लैट 66%। रात में बहुत सारी भीड़ बढ़ जाएंगी, बहुत सारे बच्चे जो है कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। तो आप लोग जो नीचे में नंबर चल रहा है आपका, ठीक है, 7611 101 या 96978844, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जुड़ सकते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में, और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दे सकते हो, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, ठीक है, रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, महात्मा गांधी और बिहार, महात्मा गांधी और बिहार सम रेमिनिसेंस मतलब कुछ यादें, इसके लेखक कौन है, ठीक है। देखिए, आपका क्वेश्चन बार बार आता है, और ये बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी आया था, टीआरई में 2 बार ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसके लेखक है राजेंद्र प्रसाद जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आएगा आप लोगों का ये क्वेश्चन, इसको याद रखिए आप सभी के सभी, ठीक है। महात्मा गांधी, ठीक है, एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस। आपको ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि टीआरई 1 भी टीचिंग परीक्षा ने कवर किया है। टीआरई 1 के अंदर में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन टीचिंग परीक्षा ने दिया है। क्यों दिया है पता है? क्योंकि हमने आपको उस समय में भी, ठीक है, पढ़ाया था, ऑलरेडी आपको प्रिपेयर करवा के भेजा था कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट लिखा था कि नहीं लिखा था दानिश सर ने? आप देख लीजिए यहाँ पर में, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, लिखा था, इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2 बार आया है टीआरई के अंदर में, ठीक है, 2 बार आया है, ओके। तो क्यों? क्योंकि आपको इस तरीके से जो है एकदम एक्सपीरियंस के साथ में पढ़ाया जा रहा है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए प्रोवाइड भी करवाया गया है टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में, ओके। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा कथन सही है। टीआरई का क्वेश्चन है, आगे में रिपीट हो सकता है। ये क्वेश्चन को मैं 4 क्वेश्चन के बराबर मानता हूं, 4 क्वेश्चन के बराबर। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने लेटर्स का जखीरा, पुराने लेटर्स का जखीरा, ठीक है। ये क्या पुस्तक राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है? दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थापना जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं 1940 में हुई थी। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे आपके विनोबा भावे। दूसरे नंबर पे कौन थे? क्या ब्रह्मदत्त थे? आपको बताना है हाँ या ना। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये वाला बिल्कुल सही है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। अच्छा, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त नहीं थे, दूसरे सत्याग्रही भी जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर में, ठीक है, पहले नंबर पे थे विनोबा भावे, सेकंड नंबर पे थे जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड नंबर पे थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त, ये क्वेश्चन केबीसी में भी आया था ब्रह्मदत्त वाला, और टीआरई के अंदर आपके बीपीएससी के अंदर में भी आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग प्लीज। तो ये दोनों गलत है आप लोगों के, सही कौन सा है? तो केवल सी सही है। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम क्या है? लिखो जल्दी से, द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी है? ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। एक बार हर बच्चे ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आप लोगों ने, ठीक है। और साथ ही साथ जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे अपने, चाहे आप लोग अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दीजिए, ठीक है, जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप्स के अंदर में शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, अपने कॉलेज के ग्रुप में, टेलीग्राम, जहां जहां आप लोग ज्वाइन हो वहां सभी जगहों के ऊपर में जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे सेशन को। सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दी थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत। 69वीं बीपीएससी के अंदर में, बीपीएससी टीआरई के अंदर में, बीपीएससी हेडमास्टर के एग्जाम के अंदर में, अभी अभी, ठीक है, 1-2 साल में ही कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन जो है अभी आ चुका है, ओके। तो आंसर करेंगे आप लोग, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत जो है इसका जो है किसने दिया था? सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत कि ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर कांग्रेस की स्थापना की ताकि थोड़ा थोड़ा प्रेशर रिलीज होता रहे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने कहा था कि लॉर्ड डफरिन, देखो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। लाला लाजपत राय ने आरोप लगाया
कि कांग्रेस की स्थापना जानबूझकर अंग्रेजों की शय पर हुई, ताकि भारतीय लोगों का जो प्रेशर है, जो उनका गुस्सा है, वो थोड़ा थोड़ा निकलता रहे। ठीक है, फटे ना वो, जैसे कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है ना, कि कुकर फटे ना, वो प्रेशर रिलीज होता रहे थोड़ा थोड़ा, तो वैसे ही लोगों का गुस्सा फूट ना जाए, थोड़ा थोड़ा कांग्रेस के जरिए निकलता रहे, इसीलिए सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल किया है इसको। तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन आया है आप लोगों का, उससे पहले 69 पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है, कि उससे पहले ऑलरेडी आ चुका है आप लोगों का ये, और अभी मैंने पिछले दो, उसके बाद में मैंने जो है आप लोगों का 3 एग्जाम में और देख लिया, तो टोटल 5 एग्जाम। ठीक है, आप लोगों का 3 एग्जाम और, तो 8 एग्जाम में अभी तक मैं आपको देख चुका हूँ इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका कल जो है फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार जी के, बिहार भूगोल, बिहार की जनगणना, ठीक है, इससे रिलेटेड टीआरई 1, 2, 3 में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। महा मैराथन हमारी फ्री पीडीएफ भी मिलेंगी कल आप लोगों को, तो हर कोई बच्चा जो है कल 1 बजे बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ, इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, लाला लाजपत राय जी को ना। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये बताएंगे आप सभी के सभी। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व, खुदाई खिदमतगार, तो देखिए खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है, ये खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, बादशाह, ठीक है, बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको फ्रंटियर गांधी या पाकिस्तान का गांधी भी बोलते हैं, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, फ्रंटियर गांधी या प्रांतीय गांधी। ठीक है, गांधी जी के तरह ही ये भी अहिंसक थे, और खुदाई खिदमतगार आंदोलन पठानों के बीच में उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, पठानों के बीच में खुदाई खिदमतगार आंदोलन, इसको जो है लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, लाल, ठीक है, कुर्ती, लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट, रेड शर्ट मूवमेंट। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये पहले विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, पहले विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, पूरा का पूरा आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के ये पश्तून नेता थे, पठानों के नेता। ठीक है, और बादशाह खान के नाम से भी इनको जाना जाता है, खुदाई खिदमतगार नाम से एक संगठन इन्होंने बनाया था। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, बता दीजिए जल्दी जल्दी से, इनकलाब जिंदाबाद। बाद में जो है फ्रेंड्स भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव राजगुरु और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो नेता थे, उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। इवन बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में बम फेंका था 1929 में, तब भी वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। तो ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है फ्रेंड्स, ये हकीम अजमल खान जो थे उन्होंने नहीं दिया था, हसरत मोहानी जी ने दिया था। ठीक है, तो हसरत मोहानी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा 1921 के अंदर में इन्होंने दिया। ठीक है, और बाद में बाकी सारे जो लोग थे उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी फ्रीडम फाइटर और एक उर्दू के पोएट थे, उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। बाकी लोगों ने इसको फेमस किया। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1984 के अंदर में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। ठीक है, तो 1784 के अंदर में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है फ्रेंड्स, विलियम जोन्स ने की थी। कहां पर में की थी ये स्थापना? शहर था कलकत्ता, कलकत्ता। याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। 6500 लाइक्स से हम लोग केवल और केवल यहाँ पर में अभी 70 लाइक्स दूर है, 6500 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल सीमा कुमारी जी। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है सर विलियम जोन्स ने की थी। कौन से साल में की थी? 1784 के अंदर में। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, कलकत्ता में की थी। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अरे दानिश से थोड़ा सा रुक जाते, कि थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ। ठीक है, चलिए देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अभी सर ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, पहले भी बहुत सारे बार पढ़ा चुके हैं। अब इसका आंसर आप लोग करेंगे जल्दी से, हर कोई बच्चा। ठीक है, सर वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से बताइए। ओके, देखिए, तो भारत सेवक समाज या फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर ने बता दिया, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1905 के अंदर में। तो गोपाल कृष्ण गोखले, एक ही जोड़ी दो के साथ लगनी है। ठीक है, तो एक ही जोड़ी दो के साथ अगर लगनी है तो सी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा हम लोगों को इसको। ठीक है, ताकि हम नीचे की भी ऑप्शंस देख सके।
तो एक ही जोड़ी दो के साथ, एक ही जोड़ी दो के साथ यहाँ पर में लगी हुई है आप लोगों की। ठीक है, तो बाकी के नीचे के ऑप्शन आप लोगों के एलिमिनेट हो गए। तत्वबोधिनी सभा अमित शाह ने की थी, बताया था ना आप लोगों को, अमित शाह। अमित शाह मतलब, ठीक है, जैसे उनके थे ये ऑप्शन सीधा साइड में, इनको भी उठाना पड़ेगा। ए बी सी, ए यहाँ पर में है, बी यहाँ पर में है, सी यहाँ पर में है आप लोगों का, और डी ये है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर में हम लोग डायरेक्टली देख लेंगे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, नीचे के दो ऑप्शन, ये दो ऑप्शन ही बचे आपके, जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, दो ऑप्शन बच गए आपके। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, बी की जोड़ी वन के साथ लगेंगी, तो ए की जोड़ी दो के साथ, बी की जोड़ी वन के साथ में। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय ने की थी, तो सी की जोड़ी तीन के साथ में लगेंगी। खत्म हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो कि जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है उसी के ऊपर में बेस्ड आप लोगों से क्वेश्चन है। देखिए, ये पढ़ाया था आपको, देवेंद्रनाथ टैगोर जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट पेड क्लास का। ठीक है, उसमें से ही बेस्ट क्वेश्चन आया, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये याद रखना था आप सभी सब लोगों ने। यंग बंगाल मूवमेंट आपसे पूछा जाता है, हेनरी विवियन डेरोजियो। ओके, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी, बता दीजिए जल्दी जल्दी से। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु, इनको फांसी कौन सी तारीख को दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी फ्रेंड्स आप लोगों का 23 मार्च 1931 को। ठीक है, कल है शहीद दिवस। ठीक है, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, लाहौर जेल के अंदर में फांसी दी गई थी। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर में सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को। उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? वायसरॉय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियनवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? जालियनवाला बाग हत्याकांड के जस्ट पहले कौन सी घटना घटी? तो जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जो है फ्रेंड्स, ये हुआ था आपका, ठीक है, 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 को, 1919 को। ठीक है, आपका 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसके बाद स्टार्ट हुआ था, 1920 में स्टार्ट हुआ असहयोग आंदोलन, तो ये तो उससे पहले नहीं घटा ना। कम्युनल अवार्ड, ठीक है, ये जो सांप्रदायिक जो अवार्ड था, ये 1932 में घोषित किया गया था कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल दिया जाएगा करके। ठीक है, साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेक्ट एक्ट, रॉलेक्ट एक्ट जो है फ्रेंड्स, ये मार्च 1919 में लगाया गया था, जिसके कारण जो है हमने एक आंदोलन किया था। ठीक है, अखिल भारतीय आंदोलन था वो, रॉलेक्ट सत्याग्रह। ठीक है, मार्च 1919 में ये हुआ, अप्रैल 1919 में हमने वो जो है आंदोलन किया, जिसके बाद में जालियनवाला बाग हत्याकांड हो गया। ठीक है, तो रॉलेक्ट एक्ट के वजह से हमें आंदोलन करना पड़ा। ठीक है, और हमारे आंदोलन में हमारे कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में जालियनवाला बाग अमृतसर के अंदर में लोग इकट्ठा हुए, उसके ऊपर में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा है? नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा है? ठीक है, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा है, ये बताएंगे आप सभी के सभी जल्दी जल्दी से। नील दर्पण नामक नाटक, तो नील दर्पण जो है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, ये लिखा है दीन बंधु मित्रा ने। ठीक है, दीन बंधु मित्रा ने। ठीक है, चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, मेरे पास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को करवाने हैं। तो नील बंधु मित्रा ने जो है ये पुस्तक लिखी थी। नील आंदोलन जो है, नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 के अंदर में हुआ था। ये DSSB में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। नील आंदोलन, ये चंपारण आंदोलन से अलग है। ठीक है, पहले भी हो चुका था, तो चंपारण आंदोलन से ये अलग है, 1859 के अंदर में हुआ था, और नील दर्पण नामक नाटक दीन बंधु मित्रा ने लिखी थी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल आप लोगों की क्लास है। ठीक है, TRE 1, 2, 3 और TRE री एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी प्रश्न, बिहार जीके, बिहार भूगोल, बिहार की जनगणना के प्रश्न एक्सप्लेनेशन के साथ में। और अब आप लोगों का टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में टेस्ट है, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आपको फ्री वाला जो कंटेंट है वहां पर में जाना है, और आप लोगों को टेस्ट मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको बता दूं फ्रेंड कि जितने भी बच्चे आज टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, फ्लैट 66% ऑफ है। आप अपने सारे दोस्तों को, जहां जहां भी आप बता सकते हो, अपने कजन्स को, अपने भाइयों को, अपने, ठीक है, फ्रेंड्स को आज बता दीजिए कि सबसे बड़ा ऑफर टीचिंग परीक्षा पर चल रहा है। बिहार दिवस के अवसर पर कोई भी प्रीमियम बैच आप लेते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में, तो आज आपको 66% ऑफ मिल जाएगा। तो बिहार दिवस के अवसर पर आप लोग अपने शिक्षक बनने के सपने की तरफ में एक और कदम आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे ये चीज छूट जाए। ओके, चलिए,
तो ये आप लोग कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक फॉर्म भी यहाँ पर मैं दिया गया, वो फॉर्म भी आप लोग भर सकते हो, ताकि आप लोगों को टेस्ट जो है उसको आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। ये फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को भी फिल कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा वो बताइएगा, ठीक है। मैंने अपनी पूरी एनर्जी दी है। और अभी आपके मोना मैम की क्लास है अभी यहाँ पर में, तो मोना मैम की क्लास, ठीक है, आप लोगों की, तो उसको भी आप लोग करिएगा। टेस्ट जो है वो अपलोड हो चुकी है फ्री कंटेंट के अंदर में, और ये जो पेड स्टूडेंट है उन लोगों के लिए पेड इसके अंदर में भी हम लोग डाल देंगे, ताकि आप लोग वहां से भी इसको कर सके। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले 10 मिनट तक मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, देखते जो भी कमेंट्स आपके आएंगे मैं हार्ट दे दूंगा आप लोगों के, जो भी कमेंट्स है उनको, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। कमेंट कर दीजिएगा सेशन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में। टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर देंगे, और जहां शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू।